जिद्दी तो मैं हूँ, तो जो ठान लिया वो करना है। कोई भी ऐसा इंसान जो F&B इंडस्ट्री से नहीं है, सोचता है आगे जाके अपना बेकरी या कैफे खोलने का, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? पहला सवाल ये होता है कि तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? आई डिड नॉट वांट टू डू अ कैफे, इनफैक्ट आई वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेडली अगेंस्ट इट। हाउ डिड जगमग ठेला हैपन? कॉलेज के बाहर चाय पीने की लत लग गई। चाय पीने के लिए आपने भैंस पाल ली, कुछ वैसा ही किया मैंने। तो आई वाज लाइक कि ये सर्कल ठीक करना है, गोवा साइकिल पे चलते हैं, देखी जाएगी। और जैसे ही मैं लोकल से बाहर निकला तो मैंने बॉम्बे से शुरू किया और गोवा तक मैं प्रैक्टिकली लंच में वड़ा पाव ही खाता था। नाम कैसे सोचा जगमग ठेला? एक्चुअली यू आस्क मी दिस क्वेश्चन टुडे एंड आई एम रियली सैड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज हमारी सोसाइटी में ना बच्चे डोमिनोज में काम करें या कहीं पे भी काम करें, कोई बहुत टाबू माना जाता है कि यार हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, इतने एजुकेटेड हो, तुम चाय बेच रहे हो। रिश्तेदारों से प्रेशर आ रहा या, था या। कि ये क्या हो रहा है। लोगों ने बोला सामान दे दो, हमने दे दिया। उन्होंने बोला बिल भेज दो, हम पेमेंट कर देंगे, हमने बिल भेज दिया, पर पेमेंट आई नहीं। एंड वी बिकेम टू अ प्लेस कि मेरे पास में किराया देने का, सैलरी देने के पैसे नहीं थे। मुझे 10-10 हज़ार रुपये दोस्तों से उधार मांगने पड़ रहे थे। आप में नियत होनी चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप काबिलियत लेके नहीं आए हो लेकिन नियत लेके आए हो तो काबिलियत हम आपको दिला देंगे। प्रॉब्लम डिड बिकम क्वाइट बिग एंड द सोल्यूशन बिकेम क्वाइट बिग। एज अ रिजल्ट आई हैव अ बिजनेस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे कैफे की जो बन चुका है चाय लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी एक छोटे से हैंडमेड चाय ठेले से, जो आज एक एक्सपीरियंशियल कैफे की तरह 3 ब्रांचेस में मौजूद है। ये कहानी है जितेन की, फाउंडर ऑफ जगमग ठेला, और इंडियन चाय के लिए उनके पैशन की। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर के साथ साथ जितेन एक एक्सप्लोरर भी हैं। आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस को इंडियन चाय के थ्रू देश भर के चाय लवर्स के साथ शेयर किया। मेक श्योर आप ये एपिसोड एंड तक देखें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड वी हैड ऑन द बिग बेटर पॉडकास्ट। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Jitain, welcome to the Big Better podcast. Hi Kriti, thank you for having me over. So जितेन, मोस्टली इस शो पर बेकर्स, पेस्ट्री शेफ्स, केक आर्टिस्ट, टीचर्स ऐसे लोग आते हैं, बट आज हम जानेंगे कैसे ग्राफिक डिज़ाइनर ने स्टार्ट किया एक मॉडर्न इंडियन कैफ़े। मैं चाहती हूँ बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करें, योर चाइल्डहुड, योर एजुकेशन एंड अर्ली 20s। तो चाइल्डहुड बहुत रिलेटेबल टू एवरीबडी रहा है क्योंकि मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल टीचर पेरेंट्स थे मेरे। ट्रांसफरेबल जॉब थी तो अलग अलग शहरों में रहे और केंद्रीय विद्यालय में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ तो आर्मी के बच्चे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे, उस टाइप का अपब्रिंगिंग था। तो उतना फ़र्क रहा बाकियों से कि जो लोग एक जगह पे रह के बड़े होते हैं उनके वही फ्रेंड बचपन से रहते हैं। और मेरे पास शायद कोई बहुत ज़्यादा बैटरी ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं हैं, पर मेरे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ किड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और उनकी लाइफ, उनके घर जाना, उनके साथ में खेलना, वो सीखने को काफ़ी वैरायटी का एक्सपोजर मिला है जो आई थिंक जो लोग एक जगह पे बड़े होते हैं वो नहीं मिलता है। बट आई थिंक चाइल्डहुड वाज अ हैप्पी फैमिली अपब्रिंगिंग। बट एनी सिबलिंग्स? I have a sister, elder sister. Oh, okay. All right. So, like, you own a modern Indian cafe. You guys expertise in tea. So, बचपन से शौक था खाना वाना बनाने का, या how did that happen? मुझे हमेशा से चीज़ें बनाने का शौक़ रहा है। तो मतलब वो चाहे खाना हो, चाहे वो मिट्टी से कुछ करना हो या वो कुछ और ऑर्गेनाइज़ करना हो। मैं जैसे आई थिंक 8वीं 10वीं क्लास में अपने नेबरहुड में दिवाली मेला ऑर्गेनाइज़ करता था। Oh. कि और 4 दोस्तों को इकट्ठा किया, घरों में जाके 10-10 रुपए की टिकट बेची, फिर उसको लेके पार्क में कुछ लगाया। क्रिसमस है तो क्रिसमस ट्री बनाना है, तो वो क्रिसमस ट्री बनाने का शौक़ है। तो food was one of the things that I found exciting to create because at heart I'm a maker, a doer. You know, like people, you know, there are all kinds of people and I like to do things and I like to build things and organize things. So food was always a part of me. People know me as a child who made things, especially as I, got into more teens and stuff like that. I would try more things. मतलब मम्मी ने टीवी देख रही हैं और भूख लग रही है तो बोलेंगी तू जाके खुद पराठे सेक ले, तो मैं खुद सेक लेता था। कहीं पे गए हैं, कुछ टीवी शो पे आया, स्कूल के बाद में आपने आके टीवी ऑन कर दिया, दूरदर्शन के दिन थे और कुछ आता नहीं था तो उसमें कुकिंग शो आ रहा है तो कुकिंग शो आ रहा है, मतलब चॉइस ही नहीं थी, चैनल फ्लिप करने को था ही नहीं, तो कुकिंग शो आ रहा है, देख लिया। उसमें उन्होंने कुछ बिस्किट का केक बनाना सिखाया तो घर पे खाली बैठे हैं, बिस्किट केक बना लिया। ऐसे एक बार मुझे याद है कि वो जो क्राफ्ट शो आता था दोपहर को दूरदर्शन का, वो टैं 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 करके जो आता था उसके बाद में
न्यूज़ के बाद में प्रोग्राम आता था, तो उसमें कोई औरत आई थी, वो सिखा रही थी कि कैंडल कैसे बनाते हैं। तो मम्मी घर पे नहीं थी, वो टीचर थी, वो अभी आई नहीं थी स्कूल से वापस। मैं शुरू हो गया और मैंने किचन में आग लगा दी, बिकॉज़ वो मोम ने आग पकड़ ली और मेड थी, तो मेड ने उसको बुझाया। बट मतलब वो खुरापाती दिमाग टू मेक थिंग्स, टू कीप Create ट्राइंग न्यू something, थिंग्स yeah. वाज़ ऑलवेज़ देयर। Okay. एंड फूड thus is a part of that mindset, and it wasn't just food. सो आपने जब 12th कंप्लीट करी, तब क्या चल रहा था दिमाग में? क्या करना चाहता हूँ? कैसे आप आगे बढ़े? जब 12th कंप्लीट करी तब क्योंकि क्रिएटिव एक तरीके से था, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री में पढ़ने का तो बहुत इंटरेस्ट था, पर पढ़ाई में शौक नहीं था, तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे। तो आर्किटेक्चर में जाना चाह रहा था मैं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग, Yeah. देन बिल्डिंग्स इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन बिल्ड, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग बिकॉज इट अफेक्ट्स द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन सो मेनी डिफरेंट वेज, राइट? Yeah. You can really affect people by the structure that they inhabit or occupy. But I didn't get into architecture, and I didn't get into NID. So in that sense, एक दो थप्पड़ तो 12th के बाद में तुरंत ही मिल गए थे कि अच्छा तुमने ठीक से मेहनत नहीं करी है। But then I did finally get into a design school in Delhi, and I became a graphic designer. I mean, I learned. So even इस है ना, ये food related show है, पर I think to just really understand that a lot of people discount the fact that designing is artsy or craftsy, that Yeah. you're making something. Yeah. But design is ultimately not very different from food or any other way of creating things, because it is a way of thinking. It's a way of solving a problem and arriving at a solution and identifying what are your options. So if you start Googling design thinking, you will find lots of YouTube videos on what design thinking is. So when you go to design school or and you truly apply yourself, you're not just doing what a teacher is asking you, but you're learning truly, then you discover that that just the way maths has a way of solving problems, and if you have a cake that's not setting properly Yeah. or stuff like that, you have a solution to it. Design is a way of finding solutions, and over the years, because I did design, I realized that I find most comfort in solving problems through design thinking. And as an entrepreneur, I would say that it's one of the most undervalued way of solving problems, because I feel that Jagmug stands today after like nearly 12 years of operating, despite unending battery of challenges, is because I chose to solve problems through design thinking, because I didn't know anything else, frankly, but also because other traditional ways of solving business problems may not have worked, but this worked. But Okay. I think I've lost your question and I've gone on a little all over the place. But Okay. So yeah. अर्ली 20s के बारे में बात करते हैं। यू वर इन डिजाइनिंग स्कूल, आप वहाँ से ग्रेजुएट हुए, उसके बाद क्या हुआ? तो डिज़ाइन स्कूल में एक नया कीड़ा चिपक गया मेरे पे। वो था कि दुनिया नहीं देखी, ट्रैवल करना है। घर की सीमा के बाहर और आस पड़ोस की सीमा के बाहर और कॉलेज के बाहर नहीं पता है क्या है। एंड दीज वर वेरी अर्ली डेज ऑफ द इंटरनेट, एंड बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव टेक फ्रेंडली पर्सन इवन इन 97-98। मतलब हमारे घर में कंप्यूटर, मेरे लिए कंप्यूटर आई थिंक 95-96 से था, ओह! जब लोगों के पास में ये सब नहीं होता था। तो Yeah. जब इंटरनेट आया तो मैं पहला था अमंगस्ट, मतलब तो एक्सपोजर जो आज लोग इंस्टाग्राम पे फटाफट पा रहे हैं, वो रिलेटिव टू दैट टाइम आई हैड अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द बिगर वर्ल्ड इज, बिकॉज आई हैड इंटरनेट एट होम इन 99, 2000, उस समय 2001 from फ़ोन 98। भी शायद मोबाइल फोन्स नहीं, नहीं थे। हाँ, वही, या। तो जब मैं डिज़ाइन स्कूल में गया, तब एक लड़के के पास में मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। जब वो और अपने मोबाइल फ़ोन का एंटीना वाला फ़ोन होता था, तो वो एंटीना निकाल के पूरा दिन कैंपस में कॉर्डलेस चलता वाला? था। अच्छा, ओके, कॉर्डलेस नहीं, ओके, मोबाइल फ़ोन था, तब अच्छा, जस्ट आए थे। ओके, और 30 रुपए का 1 मिनट का कॉल का चार्ज लगता था 97 में। तो 30 रुपए की कीमत आज के 100 रुपए के बराबर है। तो वो बहुत ही अमीर हो तो आपके पास में था, और वो एक शो ऑफ होता था कि लोग वो उसका एंटीना खोल के हाथ में पकड़ के ही चलते थे। बट बैक देन आई हैड इंटरनेट एक्सेस एट होम ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, व्हिच वाज ऑलरेडी अ रेयर थिंग टू हैव। या, And I understood that the world is bigger and I want to know about all that is there, because नहीं तो दूरदर्शन के अलावा दुनिया नहीं थी। तो I found new things to see and want, and so I became this person who desperately wanted to see more things in the world. So डिज़ाइन स्कूल के बाद में इमीडिएटली मैंने सारी कैंपस प्लेसमेंट बना कर दी, और काफ़ी झगड़ के रो धो के पिताजी से एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदवाई, और कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही मैं उस मोटरसाइकिल लेके 2001 में लद्दाख अकेला चला गया था।
ओके, उस टाइम पर उस टाइम पे जब आई थिंक लोगों को पता भी नहीं होगा लद्दाख लद्दाख क्या है वही नहीं पता मैप था, में मैप में अवेयरनेस ही लोगों नहीं के थी लिए कि नहीं लद्दाख थी, कुछ हाँ। होता है। तो मैंने कारगिल वॉर के नेक्स्ट ईयर, सिर्फ पता था क्योंकि कारगिल वॉर उससे 1 साल या पहले हुआ या था। तो कारगिल वॉर के नेक्स्ट ईयर में मैं गया और मैं लद्दाख से कारगिल कश्मीर होते हुए अमृतसर से घूम के वापस 3000 किलोमीटर का मोटरसाइकिल टूर करके आया। और उस प्रोसेस में मैं बदल सो यू गया। डिड इट अलोन? आई डिड इट अलोन। ओके, सो एंड हाउ ओल्ड वर यू दैट हाँ, टाइम? 21। ओके। सो 21 विद नो, आई मीन घर से बहुत प्रोटेस्ट था कि नहीं करोगे, आज नहीं भी जाने अगर कोई देंगे। करेगा तो होगा, मतलब आई कैन हाँ, इमेजिन दैट टाइम। तो वो काफ़ी स्ट्रगल थी, पर जिद्दी तो मैं हूँ। तो तो जो ठान लिया वो करना है, तो निकल गया। और उस ट्रिप ने और उस टाइम की जो जर्नीज़ थोड़ी बहुत और आगे पीछे हुई, उन्होंने मुझे बदल दिया। और मैं इंसान एज अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई चेंज्ड एंड आई बिकेम दिस पर्सन हु wanted to see a lot of the world and travel, and I just became very focused on being that। क्या डिज़ाइन करना है, काम करना है, बट वो तो सिर्फ एक ज़रिया है पैसे कमाने का, ताकि मैं घूम सकूँ ओके, और मैं हाँ। दुनिया देख सकूँ। बिकॉज इतना प्रिविलेज लेके तो पैदा हुआ था कि घर पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी, ओके, है ना। कि 21 साल में ये था कि हाँ। मांग नहीं सकता था, मतलब हाँ। थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़ी तो मांग लिया, 2-5 हज़ार रुपये चल रहा है, पर ऐसे नहीं कह सकता था कि आप मुझे फंड करो मेरे हॉलीडेज़ को। पर इतना तो था कि टेंशन नहीं लेनी होती थी, तो मैं अपने फ्रीलांस काम करता था, थोड़ा बहुत मिल जाता था। उस टाइम पे भी फ्रीलांसिंग यू वर एबल टू डू? इट वाज नॉट अ थिंग, बट यू नो वो ज़माना नया था, कंप्यूटर आ रहे थे, डिज़ाइनिंग लोग, मतलब अगर आप डिज़ाइनिंग बोलते थे तो लोग बोलते थे कि अच्छा टेलर हो या लोगो बनाते हो, है ना। इट वाज जस्ट दैट। ओके। मतलब आपने जेनरिक वर्ड बोल दिया कि आप क्या करते हो, तो मैं डिज़ाइनर हूँ, तो डिज़ाइनर हो तो अच्छा टेलर हो, कपड़े बनाते हो, या तो फिर लोगो बनाना है। लोगों को वर्ड पता था कि लोगो होता है, हाँ। पर ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड ये सब नहीं पता था। या आप एडवर्टाइजिंग बोल दो तो लोग समझ जाते थे कि एडवर्टाइजिंग में हूँ। बट ज़माना उस टाइम पे बदलना शुरू हुआ था। 2001 इज़ वेयर 1991 वी हैड लिबरलाइजेशन, एंड इट टुक 10 years for that liberalization to get into tech and it becoming a space where things changed. So there were very few people, but I had friends from my motorcycling network या who were doing some freelance work or who ओके, would get me ओके। work। और जान पहचान में लोगों को सबको मदद चाहिए होती थी, बिकॉज किसी को कुछ पता नहीं था, तो आई वुड गेट सम वर्क। सो आई वुड बेसिकली डू वर्क फॉर 1 or 2 3 months इन दिल्ली, और 8-10 हज़ार रुपये उस ज़माने में, मतलब 21 साल 22 साल के लड़के को मिल जाते थे, और 8-10 हज़ार रुपये में उस टाइम पे आप आराम से 2-3 महीना घूम सकते थे। ओके। 50 रुपये 60 रुपये में कमरा मिलता था, 30 रुपये 40 रुपये में खाना हाँ, हो फिर तो जाता या था। आप 70 रुपये की बस की टिकट लेके यहाँ से ऋषिकेश पहुँच गए, ऋषिकेश में आपने राफ्टिंग करी तो 300 रुपये की टिकट होती थी उसकी। तो so I kept traveling, and as I started doing motorcycling, I figured that motorcycling was too fast. I wanted to slow it down. I felt like I was not seeing enough. I was more focused on riding या than I was. तो मैंने साइकिलिंग करना शुरू किया, और मेरा पहला ट्रिप साइकिलिंग का था बॉम्बे से गोवा, जो भी ओके, अनप्लान्ड था। ओके। मतलब मैं उस टाइम पे ऐसे बिटवीन था कि मैं जॉब करूं या फ्रीलांस कंटिन्यू करूं, है ना। छोटे हो, आपको उतना पता नहीं है, फोकस था ट्रैवल करना, ये सब है। तो एक इंटरव्यू मेरा जॉब का बॉम्बे में था, और 10 दिन बाद एक इंटरव्यू बैंगलोर में था। 10 दिन क्या करूं, यहाँ बैठा रहा हूँ, ये वो। तो मैं किसी को मिलके लोकल ट्रेन में लौट के आ रहा था, और सोचा कि गोवा साइकिल पे चलते हैं, देखी जाएगी। और जैसे ही मैं लोकल से बाहर निकला और स्टेशन के बाहर पैदल गया, सबसे सामने सबसे बड़ी दुकान साइकिल की दुकान। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो भगवान कह रहा है कि तुझे साइकिल पे जाना है, बिल्कुल सामने दुकान है। मैंने साइकिल खरीदी और मौसी के घर पे रुका हुआ था, उनके घर साइकिल चलाते हुए पहुंच गया। तो उन्होंने बोला ये क्या तमाशा है। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, माँ बाप को बताया। मैंने कहा अभी तो डिसाइड किया है, अभी फ़ोन करूँगा बताऊँगा। और बताया, बट क्लियरली नहीं बताया माँ बाप को। और सुबह 4-5 बजे साइकिल लेके निकल गया। तो वो फिर वहाँ से गोवा पहुँचा 7 दिन में, और चला गया। तो the format of learning, the format of see, okay, I'll just use this to jump back to a food insight I got that I never had before, was that कि food कितना culturally transition करता है एक जगह से दूसरी जगह पे as you travel। क्योंकि मैं साइकिलिंग कर रहा था, मुझे बहुत खाना नहीं था, पर एनर्जी चाहिए थी, तो आपको कार्ब्स चाहिए। तो मैंने बॉम्बे से शुरू किया, और गोवा तक मैं प्रैक्टिकली लंच में वड़ा पाव ही खा रहा था, कि ओके, 2 वड़ा पाव 3 वड़ा पाव खा लो। पर एवरी डे एवरी वड़ा पाव स्टार्टेड डिफरेंट। गेटिंग मोर स्पाइसियर। ओके, सो पहले वो वड़ा पाव में चटनी लगा के साइड में मिर्ची देगा, फिर अगले में जाओगे तो मिर्ची अंदर डली हुई होगी, तीसरे में जाओगे, तीसरे दिन तो उसमें मिर्च पाउडर भी डला हुआ है और मिर्ची भी डली हुई है। चौथे में जा रहे हो तो उसने अंदर मिर्ची भी डाली हुई है, मिर्च पाउडर भी डाला हुआ है, अलग से वो चटनी भी दे रहा है।
So you saw that every day, every 100 kilometers that you moved forward, Food changes, yeah. the same item changed, Yeah. and you see it progressively evolve from one region to the other. So you kind of learn by traveling these kind of things, ke how food impacts and how culturally it's different, and you start respecting people's tastes, because this idea of food being one monolithic thing, which is primarily a product of industrialized post-capitalist food that we have, like we know the big Yeah, brands yeah. that do that, right? So that's a myth, but you learn that, and when you are able to respect that difference, I think you have some loyalty from customers because they value that difference. So आपको कितना टाइम लगा साइकिल से मुंबई टू गोवा? 7 दिन. 7 days. And you 7 had days. 10 days, right? So then I stayed in Goa for 1 or 2 days, and finally I took a bus overnight to Bangalore from So आप Goa. पहुंचे वहाँ पे and the next day you took a bus to Bangalore. I had 10 days. I actually cycled for 6 days. One day I took break in between. After 3 days cycling, Ratnagiri I stayed 1 day extra, just to see क्या है आसपास में. And I got to Goa. Then I chilled in Goa for 2 days. That's 9 days. Then I took a overnight bus to Bangalore. And I got to Bangalore on the 10th morning. I went for my interview and Okay, life so carried on. क्या हुआ आगे? उन्हें जॉब ऑफर करी और मैंने मना कर दी, क्योंकि मुझे वो उतनी एक्साइटिंग नहीं लगी कि मैं अभी तो एक हाई में था कि मैं साइकिलिंग ट्रिप करके आया हूँ, और तुम मुझे यहाँ पे ऐसा वो जो बांध के आजकल रख रहे हो and all that. I think it's basically once you start living the world outdoors, I think to work in one place is perhaps okay, but to be able to get tied down in a corporate glass-walled, air-conditioned box, matchboxes one over the other that you have to sit in, Yeah. that just I did not process it in that fashion, but that just became a thing कि I'm like नहीं ये तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं करना है, but नहीं करना है. So I continued to do freelance, and I continued to travel, cycle, motorcycle, and as part of the journey, what happened is that क्योंकि उस ज़माने में ये साइकिलिंग मोटरसाइकिलिंग तो कुछ चीज़ ही नहीं थी. हाँ. खाली जो तीर्थ पे जा रहे हैं वो साइकिल पे जाते थे, वो आगे बोर्ड लगा के, और वो घूमने वाले नहीं थे. और बुलेट भी मतलब ऐसी थी कि वो आर्मी वाले कहीं जा रहे हैं तो सही जा बात रहे है, हैं, हाँ. 2-4 लोग और थे. तो बिकॉज इंडिया मॉडर्न हो रहा था, तो इंडिया में टूर्स आ रहे थे लोगों के, फॉरेनर्स के, जो इंडिया ट्रैवल करना चाहते थे मोटरसाइकिलिंग वगैरह पे, पर उनको गाइड करने, लीड करने वाले लोग नहीं थे. तो थ्रू द सोशल नेटवर्क दैट आई हैड, English speaking person who can work with white people and also speak Hindi and deal with the local people Yeah. and go on trips didn't exist. So I started getting offered freelance jobs in cycling and motorcycling tours. So my career kind of took actually no, it took no change except that अब मेरी जो ट्रिप्स थी उसका मुझे पैसा मिलता था, मुझे जेब से नहीं लगते थे. Better. अब खर्चा नहीं Yeah. था, तो मैं अभी भी टूर्स के बीच में, वो टूर सीजनल रेगुलर होती नहीं थी, तो मैं हम्म. फ्रीलांस डिजाइनिंग करता था, और एक रेपुटेशन बन गई थी मेरे क्लाइंट्स के बीच में, काम लड़का अच्छा करता है पर वो अपनी छुट्टियों के बीच में काम करता है, वो काम के बीच में छुट्टियां नहीं लेता है. so yeah, that was my life until 2008-9, that I lived like this, doing freelance work and doing both travel and adventure and graphic design, and my dad passed away in 2009, so that's like a turning point in my Yeah. story. Okay. So आप Yeah. इंडिया में ही ये टूर्स करते थे मोस्टली? नहीं, मैंने काफ़ी जगह पे किया, मतलब आई थिंक द टॉप ऑफ माय गेम, आई वाज इन मोटरसाइक्लिंग टूर्स. आई वाज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर an around the world motorcycling challenge, Guinness Oh. record, with Nick Sanders, who's a sort of motorcycling celebrity. Some people will know him. He's a multiple Guinness record holder of motorcycling. So I was working in the UK. That's where London comes into my life. Okay. And I managed tours to Alaska, to across Europe, and the around the world challenge. I did things like that with him, and similarly, after I finished my stint in UK, and I frankly didn't like it so much because वो चाय का problem हो रहा था. So I came back to India, and I was hired as a project manager for the Great Tibetan Marathon, जो लद्दाख में होती थी. Okay. तो क्योंकि मेरे पास में लद्दाख का ऑलरेडी 2-3 बार ही जा चुका था, एक्सपोजर था, सो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर वर्क. आई बिकेम वैल्यूएबल एसेट इन द एडवेंचर इंडस्ट्री, बिकॉज उस ज़माने में लोग नहीं थे जिन्होंने ऐसी चीज़ें की हुई थी. So I did. So those two things were big because this was an international marathon that people from around the world came to participate, and I was kind of
it's a big project, so things get divided. But my role, I was managing like about 200 people, like taxi drivers and guides and various aspects of the marathon. So those two were the biggest things that I did. Okay. Yeah. This episode is sponsored by Trueful Nation Baking Academy. क्या आप भी एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनकर अपना एक सक्सेसफुल बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? If yes, then this message is for you. Trueful Nation के पेस्ट्री शेफ डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ आप सिर्फ 6 महीनों में एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बन सकते हैं, even if you have never baked before. Trueful Nation is the only pastry academy जहां हर 4 स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड शेफ मेंटर असाइन होता है, ताकि आपको पर्सनल लेवल पर अटेंशन मिले। यहाँ 14 यूनिक कैटेगरी के बेक प्रोडक्ट्स आपको दोनों एग और एगलेस वर्जन में सिखाए जाते हैं, और बेकर्स के लिए डिजाइन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सेशन भी दिए जाते हैं, ताकि आप अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बेकरी बिजनेस में बदल सकें। पिछले 3 सालों में हमने 2000 से भी ज्यादा एस्पायरिंग बेकर्स को एक सक्सेसफुल पेस्ट्री शेफ बनने में हेल्प किया है, और हमारे स्टूडेंट्स ने 300 से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बेकरीज और कैफेज देश भर में लॉन्च किए हैं। तो अगर आप भी एक प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ बनना चाहते हैं सिर्फ अगले 6 महीनों में, तो अभी जाइए truefulnation.com पर और इनरोल करें हमारे अपकमिंग बैच के लिए। We have limited seats in all our batches, so if you are ready to start your career as a pastry chef, then enroll today. So Jiten, you were traveling, you were doing freelancing. How did Jagmug Thela happen between all that? Like शुरू कैसे हुआ? When did you thought कि अच्छा I want to start a cafe business now? तो ये तो कीड़ा बहुत पुराना है, बिकॉज मैंने जब डिज़ाइन स्कूल किया उससे पहले 1 साल मैंने गुजरात में BA ज्वाइन किया था, जहाँ पे मेरे फादर उस टाइम पे पोस्टेड थे। तो जब मैं आई थिंक पहले बता रहा था कि आर्किटेक्चर वगैरह में एडमिशन नहीं मिला, Yeah. तो उसमें उस टाइम पे मैंने एक BA में इन साइकोलॉजी एंड एडवर्टाइजिंग करके एक नया प्रोग्राम निकला था, तो मैंने कहा ठीक है ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कर लेते हैं। और उसमें उतना इंटरेस्ट तो नहीं आया मेरे को करिकुलम में, मैं ड्रॉप आउट हो गया एक तरीके से उस प्रोग्राम से। लेकिन उस टाइम पे कॉलेज के बाहर चाय पीने की लत लग गई। और तब नहीं पता था कि गुजरात की चाय बाकी जगहों से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। पर जब मैं वो ड्रॉप आउट होने के बाद में नेक्स्ट ईयर दोबारा एडमिशन लेके दिल्ली पढ़ने आया, तब मालूम चला कि भैया वो चाय तो भयंकर अच्छी थी, और ये तो मतलब पीने लायक ही नहीं है जो मेरे कॉलेज कैंपस के बाहर जो चाय की दुकान वाला चाय बना के दे रहा था। और तो तब से लगा कि यार ये चाय की तो प्रॉब्लम है, बिकॉज इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। चाय की तो आदत थी एक तरीके से। तो मैं बोलना शुरू हो गया था डिज़ाइन स्कूल के दिन में, जो स्टूडेंट था तब से, कि यार एक दिन चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी, बिकॉज ये दिल्ली में नहीं मिलती ढंग की चाय। और वो मेरा वर्जन ऑफ चाय था, बिकॉज ऑफ कोर्स दिल्ली में ढंग की चाय मिलती है, सब लोग पीते हैं, पसंद है, पर जो मेरे को जिस चाय की आदत थी। So, जो आपने अहमदाबाद में पिया, कैसे अलग था? अहमदाबाद की चाय को कड़क मीठी कहते हैं। Okay. और कड़क मीठी कहने का मतलब है कि चाय पत्ती ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, और दूध पानी कम है। सो इट्स अ इंटेंस फ्लेवर। Okay. और वो या अदरक डालते हैं या इलायची डालते हैं, साथ में कभी कभी कुछ और मसाले होते हैं। उसको काफ़ी देर तक पका के बनाते हैं। और अब इतने साल बाद समझ में आता है कि द डिफरेंस इज नॉट ओनली द इंग्रेडिएंट्स, आई मीन इट इज़ इन फैक्ट द इंग्रेडिएंट्स, नॉट जस्ट द टेक्निक, बिकॉज पानी का हार्डनेस कितना है, सॉफ्टनेस कितना है, उसमें क्या कंपोनेंट जा रहे हैं, दूध में फैट परसेंटेज कितना है, वो किस टाइप की वैरायटी के काव का है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कौन से बर्तन में पकाया जा रहा है। तो वो कलई किया हुआ ब्रास का बर्तन है, जैसा आपने कई चाय की दुकानों में देखा होगा, या वो एल्यूमिनियम में बना रहा है कि वो स्टील में बना रहा है। तो हमें नहीं मालूम चलता एज अ कैजुअल चाय ड्रिंकर कि इसकी चाय क्यों बेटर है, उसकी अलग है। पर अब मैं एज अ प्रोफेशनल लौट के देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ दिखते हैं जिसकी वजह से वो चाय बेटर है। अगर मैं उसी रेसिपी को यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। Okay. और जो मैं यहाँ पे चाय बना लेता हूँ, अगर मैं वहाँ पे रिक्रिएट करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर सकता। Okay. हमने जब अहमदाबाद में कैफ़े खोला तो हमने काफ़ी बेवरेजेस यहाँ के, जो हम ज़्यादा चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, हमारे बेस सिरप्स खुद बनाते हैं। तो ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे वही सेम रेसिपी, सेम इंग्रेडिएंट फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ पानी वहाँ का है, तो वो नहीं बन रहा है। वो फ्लेवर ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर अल्टीमेटली एकदम से कि हाँ पानी की प्रॉब्लम है, पानी अलग है, बिस्लरी मंगाओ। तो फिर हमारे सिरप सब बिस्लरी में बनते हैं, बिकॉज हमको स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। Yeah. नहीं तो रीजनल इंग्रेडिएंट और उसकी हार्डनेस, उसका जो भी अलग फैक्टर्स हैं, वो फ्लेवर को इम्पैक्ट नहीं करता, जो फूड में थ्रू आउट हर एक चीज़ में यही चीज़ ट्रू रहती है। पर योर क्वेश्चन वाज अबाउट कि वो हाँ, सो आपने रियलाइज किया कि दिल्ली में अच्छी चाय, मतलब
वैसी चाय नहीं जो आप पीना चाहते हो? तो ये एक बोलना शुरू हो गया। उसके हुँ, बाद में जब ये 2004, 5, 6 के पीरियड में जब मैं यूके में रहा और मैंने ट्रैवल किया, तो उस टाइम पे ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई बिकॉज पर्टिकुलरली यूके में लोग एक तो ठंडा दूध डालते हैं और टी बैग की चाय पीते हैं ज़्यादातर। सो फॉर ऑल द ग्लोरिफाइड कल्चर ऑफ ब्रिटिश टी ड्रिंकिंग, 95% ऑफ ब्रिटिश पीपल ड्रिंक टी बैग्स विद कोल्ड मिल्क। तो केटल से पानी गर्म किया, उसमें टी बैग डाला, फिर फ्रिज में से ठंडा दूध निकाला, उसके ऊपर में डाल दिया और एक टेपिड सा फीका सा अजीब सा पानी हाँ, टाइप का कुछ ड्रिंक पी लिया। तो आप बाहर कहीं पे भी हो तो आपको यही चाय मिलती है। ओके। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा और एम्पलीफाई हो गया कि यार ढंग की चाय नहीं मिलती है। और फिर जंपिंग टू लाइक बीइंग बैक इन दिल्ली एंड बैक टू माय फ्रीलांस डिज़ाइन, क्योंकि फ्रीलांस डिज़ाइन था उस टाइम पे, कोवर्किंग वगैरह कुछ नहीं होता था, तो मैं घर से काम करता था और मीटिंग्स कॉफ़ी शॉप्स में करता था। तब तक बरिस्ता वगैरह आ चुके थे। अच्छा। तो वो बरिस्ता में जाके ये भी फ्रस्ट्रेशन था कि आप कॉफ़ी तो ढंग की पी लोगे, और उस तब तक तो कॉफ़ी का शौक नहीं लगा था। पर वहाँ पे चाय ऑर्डर कर दी तो वही टी बैग टी मिल रहा बैग है। या तो आपको मीटिंग करने के लिए कॉफ़ी पीनी पड़ रही है या बेकार चाय पीनी पड़ रही है। तो वो दिस थिंग दैट नई अच्छी चाय मिलती जस्ट बिकेम अ कंसिस्टेंट थीम एट डिफरेंट फेजेस ऑफ माई लाइफ। एंड आई जस्ट स्टार्टेड सीइंग दिस विद मोर इंटेंट कि ये करना पड़ेगा बिकॉज एज अ प्रोफेशनल 28-29 year old, I was feeling that there's a gap in the market that I wanted filled but was not getting filled. तो ऐसे एक तरीके से बेवकूफ़ी है बिकॉज ये वो कहना हो गया कि चाय पीने के लिए आपने भैंस पाल ली। तो कुछ वैसा ही किया मैंने बिकॉज मैंने अच्छी चाय पीने के लिए पूरा बिजनेस शुरू कर दिया। या पर प्रॉब्लम यही थी कि ढंग की चाय नहीं मिल रही थी जो मुझे समझ में आए। और उस टाइम तक मैं शायद इतना इवॉल्व हो चुका था कि मुझे समझ में आया कि ढंग की चाय एक नहीं होती है, कई प्रकार की होती है। तो मुझे मेरी चाय नहीं मिल रही तो दूसरों को भी उनकी जो टाइप की चाय है वो वो मिलने नहीं का मिल प्रॉब्लम है। और जब पहली बार जगमग ठेला ठेले की तरह लगाया तो वहाँ पे 4 टाइप की चाय थी और लोगों के पास में चॉइस थी कि आपको कैसी चाय पीनी है, आपका चाय का प्रेफरेंस क्या है। ये कब हुआ? कौन-सी ईयर में? ये 2013 February 2013 ओके। we did the first ठेला at Dasakar Nature Bazaar in Andheriya So you Mall. did it alone or you had some friends or family involved in this? Primarily alone, मतलब there was support because friends were all अच्छा। ये मतलब उस टाइम पे जब किया तब ये बिजनेस प्लान नहीं था, ये कोई सॉलिड आइडिया नहीं था। एक्सपेरिमेंट था? ये जैसे बच्चे कॉलेज में स्टॉल लगाते हैं वैसी वाली फीलिंग थी ओके। कि अच्छा ये 15 दिन का मेला है यहाँ पे। मैंने तो जब उनसे बात करी, मेरा डिज़ाइन का काम था तो आज मैं रोज़ तो नहीं कर सकता, तो मैंने उनसे इवेंट ऑर्गेनाइजर से ये बात करी थी कि मैं वीकेंड्स पे 3-3 दिन के लिए लगाऊंगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 वीकेंड है, 15 दिन का मेला था, तो मैं ये 3 वीकेंड लगाऊंगा, उतने दिन ही मैं आऊँगा, स्टॉल लगाऊंगा। तो ना ठीक है कर लो। तो वो किया और उसमें क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ बिकेगा नहीं बिकेगा उसका भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस मज़े कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आ गए जो साथ में खड़े होने के लिए तैयार हो गए। मैं कॉलेज के टाइम से एक what's the word, like a care home for children with Okay. different types backgrounds, Yeah. orphanage Mhm. type, but उस टाइम पे स्ट्रीट चिल्ड्रन ज़्यादा थे वहाँ पे, तो उनके साथ मैं वॉलंटियर करता था। तो उन सालों में मतलब जब मैंने 99 में पहली बार उनको मिला और 33 की उम्र में 2013 में जब मैंने ठेला शुरू किया, उस बीच में उसके एक्सपोज़र से ये समझ में आया था कि जो हम स्ट्रीट किड्स कहते हैं, जो सड़क पे भीख मांगते हुए, घूमते हुए बच्चे हुँ। दिखते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। या तो वो अपने घर पे किसी प्रकार के शोषण से भागे हुए होते हैं, हुँ, हुँ। या वो माँ-बाप ने उनको सड़क पे छोड़ दिया होता है। मतलब अच्छा। क्योंकि माँ-बाप के पास में रिसोर्स नहीं होते तो वो छोड़ के चले जाते हुँ, हैं। हुँ। और क्योंकि वो 5-6 साल से लेके 10-12 साल की उम्र में टिपिकली ये होता है, तो वो कुछ काम करने के काबिल होते हैं पर अपने आप को सँभालने के लायक नहीं होते। हुँ, और उनका कुछ हद तक शोषण किया जाता था। हुँ। मतलब जो हम बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर से काम करवा रहे हो, तो वो रेलवे स्टेशन के आस-पास में होते थे क्योंकि ज़्यादातर जो भागे हुए बच्चे हैं, वो अपने गाँव में स्टेशन पे कहीं ट्रेन में चढ़ के भाग के चले आए होते हैं। कहाँ ट्रेन जा रही है नहीं पता होता है, पर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके दिल्ली पहुँच जाते थे। तो वो लोग अ, चाय की दुकान पे एज़ अब्यूज़्ड किड्स काम करते थे कि उनको बहुत कम पैसे मिलते थे, खाना या शेल्टर ही मिलता था, पर उनको चाय की दुकान पे काम करना पड़ता था क्योंकि वो ईज़ीएस्ट जॉब था। और उसके बाद में वो लोग साइड में कुछ-कुछ चीज़ें और करते थे और चाय वाला उनके अगर वो
चोरी भी कर रहा है, वो कबाड़ भी उठा रहा है, तो वो चाय वाला या वो पान की दुकान वाला उनके पैसे संभाल के रखता था, क्योंकि डर ये था कि अगर कोई और बड़ा बच्चा आया, कोई और गुंडा आया, उसने हमें मारपीट के हमारे पैसे छीन लिए तो पैसे कहाँ जाएंगे। तो वो छोटे से बैंकर का काम भी करता था, चाय की दुकान वाला या पान की दुकान वाला, जो उनसे कट लेता था उसके लिए भी, मतलब 10 साल अच्छा। के बच्चों से भी वो उनके पैसे संभालने के चार्ज लेता था। Anyway, so it was a very sad space to look at, and over the years I realized that in my volunteering and working with these kids, I realized that they also have a problem in finding jobs because nobody trusted them, because आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर ये लड़का मेरे यहाँ से चोरी करके ले गया तो मैं, उसका गांव, उसका घर, कौन है, कुछ नहीं है, तो उनको जॉब्स नहीं मिलती थी। तो जब मैंने शुरू किया और चाय की दुकान खोली, तो आई वाज लाइक कि ये सर्कल ठीक करना है, और एक वो फुल सर्कल की फीलिंग अच्छी लगती है। तो मैंने उस टाइम पे वो एनजीओ से बात किया कि कोई आपके हैं बच्चे जो 18 साल के ऊपर हो गए हों, काम के लिए रेडी हैं, करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी है ना, तो मैं उनको पैसे दूंगा, तो वो क्या मेरी मदद करेंगे। तो मेरे दो बच्चे वहाँ से, एक लड़का एक लड़की, लक्ष्मी और अनुराग, मेरे साथ में आए, तो वो मेरे हेल्पर्स थे। In February 2013? Yes, February Okay. 2013 we began with these kids, and Okay. Lakshmi is still working with us. Okay. And Anurag is still working with us as a freelancer. He's gone on to learn more things and is a photographer now. तो वो हमारी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कंटेंट क्रिएट करता है टाइम टू टाइम और आता रहता है, इज पार्ट ऑफ द फैमिली. But anyway, so when you said who was helping Yeah, me, yeah, so yeah. I think I basically that time decided that I wanted this kind of a story to happen, and they were the two main workers with me at the cafe. So हम खुद मिलके हर एक चीज़ खुद करते थे. ठेला भी लकड़ी का ठेला खुद बनाया था. तो वो जो ठेला बनाया था उसमें भी अनुराग ने, मैंने और एक और लड़का था अभिषेक, हम तीनों ने मिलके मेरे घर के आंगन में बैठ के कबाड़ से लकड़ी खरीद के काट काट के ठोक ठोक के पूरा ठेला खड़ा किया था. Oh. तो जो जिस ठेले पे पहली बार चाय बेची वो खुद बनाया था, और वो हम ही ने मिलके बनाया था ना, मतलब कोई किसी को बुला के कुछ नहीं किया था. तो इस प्रोसेस में ऑब्वियसली फ्रेंड्स आर अ पार्ट ऑफ इट, फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ इट. मेरी मदर, पापा गुजर चुके थे, मम्मी थी, तो मम्मी आके खड़ी रही, वो कैशियर का काम करती थी, वो लोगों से बातें करती थी, मैं चाय बनाता था, ये दोनों बच्चे मदद So कर रहे थे. I have one question. हमारी सोसाइटी में ना बच्चे डोमिनोज में काम करें या कहीं पे भी काम करें, कोई बहुत टाबू माना जाता है कि यार हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, अब तुम चाय, मतलब मुझे ये पूछना है कि आपकी मदर ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया या फैमिली ने नहीं बोला यार तुम इतने एजुकेटेड हो, तुम चाय बेच रहे हो, मतलब कभी आया ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, डेफिनेटली आई थिंक मेरी मदर के मन में एक ख्याल आया हो, उससे ज़्यादा आई थिंक उनको रिश्तेदारों से प्रेशर आ रहा Yeah, था yeah. कि ये क्या हो रहा है. क्योंकि when in a way, if you're a path breaker, you're doing things outside of the regular mold of society, then there's a general discomfort that anybody will feel because their status quo is challenged. Yeah. Whatever your way of life is getting challenged because somebody is doing something else. और ये मैंने हमेशा से किया है, क्योंकि जब मैं साइकिलिंग करने जाता था 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, तो मेरे 14-15 साल के कजिन्स मुझे देखते थे और चाहते थे कि हम भी ऐसा कुछ करें, और अपने माँ बाप से बोलते थे, और उनके माँ बाप मुझसे इरिटेट होते थे क्योंकि उनका बच्चा अब कुछ नया करना चाह रहा है मुझे देख के. Yeah. तो ये वाला जो है, ये इक्वेशन मेरी फैमिली में शायद हमेशा ही रहा कुछ हद तक, है ना, कि ये लड़का कुछ और ही मतलब करता शायद है. एक्सपेक्टेड था कि हाँ. हाँ, तो आई थिंक डेफिनेटली डिस्कम्फर्ट आया, पर जब आपको वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाता है लोगों से, तो वो सब खत्म हो जाता है. Yeah, तो true. हमने एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं शुरू किया था, मतलब मेरे में कहीं पे भी ये इंटेंशन नहीं था कि कुछ फेमस होगा, बिकॉज जब पहला 3 दिन का पॉपअप किया था, तब नाम भी नहीं था हमारे पास में जग में ठेला. मैं ऐसे ही दुकान लगा के, बिकॉज अगर कोई सड़क पे रेडी वाला खड़ा है तो आजकल अब थोड़ा ब्रांडिंग समझ में आया है, Yeah. पर अगर आप 10 साल 5 साल पीछे चले जाओ तो वो टिक्की बेच रहा है, और अगर आपने उसका नाम पूछ लिया कि क्या नाम है, राजू नाम है, तो राजू राजू टिक्की वाला हो टिक्की. जाता था, पर उसके आगे उसकी दुकान का नाम नहीं होता था. तो मैं वैसे ही जाके खड़ा हो गया था कि अच्छा मैंने मेन्यू बनाया, चाय इतने की है, कॉफ़ी इतने की है, एक प्रिंट आउट लगा दिया और मैं चाय बेचना शुरू हो गया था. तो आई थिंक सेकेंड वीकेंड पे हमको वहाँ पे मेले में बाय चांस कोई इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट आई थी. उन्होंने देखा और उन्होंने मुझसे बात करी, और उनको लगा कि यार ये इंसान तो चाय वाला तो नहीं लग रहा है, बाकी हाँ. स्टॉल उधर नहीं लग रहा है, कुछ और है. तो उन्होंने 4 सवाल और पूछ लिए मेरे से, और फिर अगले दिन फिर से आई, बोली कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, मैंने बात करी, ये आर्टिकल लिख सकती हूँ मैं, तो आप करोगे?
तो मैंने मतलब मैं थोड़ा सा बौखला गया कि इसमें क्या इंटरव्यू लेना है, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ। तो उसने 4 सवाल पूछे, मैंने जवाब दे दिए और उसने फिर मुझे इंटरव्यू लेके चली गई। फिर उसने मुझे कॉल किया कि ये सब तो ठीक है, पर आपकी दुकान का नाम क्या है? मैं क्या बोलूँ कि कौन सी दुकान पे मैं गई थी, मेरे पास नाम नहीं है। और उसने बोला कि मंडे को छपेगा, तो आप संडे नाइट तक नाम दे देना। आर्टिकल में मुझे नाम इंसर्ट करना Yeah. है, तो आप तब तक नाम दे देना, तो नाम छप जाएगा। सो एनीवे, आई वाज वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इट all वाज this, गोइंग टू बी, yeah. बट वैलिडेशन केम क्वाइट क्विकली, अनएक्सपेक्टेडली। तो शुरू किया और 15 दिन में तो पहला आर्टिकल अखबार में आ गया। इमीडिएटली मोर प्रेस फॉलोड, बिकॉज एक स्टोरी आई और चाहे वो प्रेस वालों को लगा, चाहे जेन्युइनली मैं कुछ अलग कर रहा था, पता नहीं, बट वो इट बिकेम अ थिंग. So I think in a period of 3 to 6 months, I was in every major newspaper, media, blog. publication that was there for doing something that I hadn't planned to do. So I was in a way, if you ask me the story of Jagmag Thela, I think a lot of it is also got to do with what happened as a reaction to my first attempt at doing something, which was meant to be a one-time thing only. I had never thought कि मैं वो 15 दिन के बाद में दोबारा कभी चाय की दुकान लगाऊंगा. बट जब इतना वैलिडेशन मिला लोगों से, और सिर्फ प्रेस वगैरह से नहीं, पर कस्टमर्स से भी. आई डाइग्रेस फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड टेल यू अ स्मॉल एनेक्डोट. ये हैंडीक्राफ्ट का मेला था जहाँ पे हमारा स्टॉल लगा था. तो वहाँ पे गांव-गांव से छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन आके अपना स्टॉल लगाते थे. दिल्ली हाट वाइब, बट अलग लोकेशन, थोड़ा सा सेम थिंग. Okay. तो मैं उस टाइम पे पहली बार जब किया तब 30 रुपए की एक चाय बेचता था, और जो कितली लेके लड़का प्लास्टिक के कप में पिला रहा था वो 10 रुपए की चाय बेच रहा था. तो जो कस्टमर्स, जो विजिटर्स थे, वो लोग तो ले रहे थे, पर वो कितली वाला लड़का हर एक चाय, जो स्टॉल वाले थे, उनको चाय पिलाता था. तो एक आदमी मैंने देखा कि हर रोज़ मेरे पास में खड़ा होकर, आसपास में कहीं खड़ा होकर मेरी दुकान दिखता रहता था, और वो था स्टॉल वाला, वो क्राफ्ट्समैन था. तो मैंने उससे कभी बोला क्या हो, चाय पियो, क्या कर रहे हो, ऐसे जनरली दोस्ती करने की कोशिश करी कि क्या देख रहा है, क्या क्यूरियोसिटी है इसकी. फिर नहीं नहीं ठीक है, ये वो चला गया. फिर एक दिन वो आया अपने आप से और उसने मुझे 30 रुपये दिए और उसने चाय खरीदी मेरे से, और कहा कि यार इतने लोग आपकी चाय की दुकान में आके पी रहे हैं, मुझे देखना है कि 30 रुपये की चाय क्या होती है, तो मैं आपसे पैसे दे के पीऊँगा. कि और उसने चाय पी और फिर वो ठेले के पीछे काउंटर पे आके मुझे जप्पी दे के गया कि अब समझ में आया है कि क्या फ़र्क होता है, आपकी चाय बहुत बढ़िया है, मुझे अब. और उसने फिर बाकी एग्जीबिशंस में हर रोज़ मेरे से वो 30 रुपये की चाय दिन में एक बार ही पी, कि हाँ मुझे फ़र्क दिखा कि वो जो चाय पी रहा था इसमें क्या फ़र्क है, मुझे समझ में आया, मैं देने को तैयार हूँ. तो वैसा वैलिडेशन भी मिला कि वो एक गाँव से आए हुए क्राफ्ट्समैन को, जिसके लिए 30 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है, उसको फ़र्क दिखा. वो भी ऐसी चीज़ जो वो रोज़ पीते हैं, दिन में 4 से 5 बार पीते हैं, तो वो दिन की एक पी रहा था, पर उसने आके पिया. तो वो वैलिडेशन भी मिला, जनरली सेल भी हुई, लोगों ने आके इंटरेस्ट भी लिया, प्रेस भी मिला. तो एक वो अनएक्सपेक्टेड वैलिडेशन मिल गया, जहाँ पे अब लोग है ना प्रोटोटाइप करके बिजनेस के बारे में बहुत सोच के फीडबैक के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं. मैं तो फीडबैक चाह ही नहीं रहा था. मैं ऐसे ही चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी ना, पुरानी खुजली है, कॉलेज से बोल रहा हूँ कि चाय की दुकान खोलूंगा, तो एक बार खोल लेता हूँ तो खुजली खुजाल ली तो कहानी खत्म, है ना, कि हो गया, कर लिया मैंने, अब बार बार नहीं करना है इसको. पर वो बड़ा हो गया और वो बड़ा होता गया अनबिनोन टू मी, क्योंकि प्रेस में आ गया था, तो बड़े बड़े लोग अपने इवेंट्स में करने के लिए बोलने लग गए मुझे. तो उसके बाद में हमने मतलब they were asking you to have that stall in their events. People wanted, within the first 15 days I had a call from a event organizer in London saying that we are organizing a television, Indian television channel launch in London, which is going to be a cruise on the River Thames filled with Indian diaspora. And on one side of the cruise ship is going to be a bar. On the other side, we want you to do your thela. So we want to show the contrast and come and do this. पर उस टाइम पे तो ऑफकोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होता है, वहाँ के रेगुलेशंस क्या हैं, वीज़ा कैसे बनेगा, वो सब कुछ इट डिडंट हैपन. बट आई वॉज स्टार्टिंग टू गेट, बिकॉज वो एक आर्टिकल आ गया, मैंने अपने फेसबुक पे डाला दोस्तों में ऐसे मज़े में कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, तो वो वायरल होता गया, और उस ज़माने का वायरल, और इंक्वायरीज आने लगी. तो बिफोर 12 months वर ओवर, वी वर डूइंग events like what is now the Amazon India Fashion Week. We were doing India Today Conclave. We were doing Indian Art Summit. We were doing Design ID, which is also a big fair.
सो वी वर बीइंग कॉल्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, यू नो. एक किसी ने हमारा रिव्यू लिखा था कि शैम्पेन इज आउट ऑफ फैशन, कॉल जगमग ठेला फॉर योर नेक्स्ट पार्टी. वाओ! तो वो अचानक से मीडिया ने कहीं हमको प्रोपेल कर दिया था, और उस टाइम पे मज़ा भी आ रहा था, हॉबी की तरह ही कर रहे थे, तो करते गए कि चलो ठीक है, बंद नहीं करना. चैलेंजेस आए वहाँ पे कि स्टाफ कहाँ से रेगुलर रखेंगे, बिकॉज मैंने तो 15 दिन के लिए बुलाया था. तो बार बार लोग चाहिए, स्किल तो है काम में, तो आपको ट्रेन भी करना है. सो स्टार्टेड टू, over a period of 2-3 years, started to look at it as a business and not really as a, तो business था नहीं, ये business बन गया. बन गया. हाँ. आई वांट टू नो, आप कह रहे थे 4 तरीके की आप चाय उस समय अपने स्टॉल पे आपने बेची थी. कौन-सी 4 तरीके की चाय थी? आज भी एक्चुअली वो चारों चाय अवेलेबल हैं, और ये चारों ट्रैवल से और पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है. एक अहमदाबाद की चाय से इंस्पायर्ड थी, जो फुल मसाला चाय, गुजराती मसाला चाय कह लो आप उसको, वो है जो भी 12 सीक्रेट स्पाइसेस पे कहलाती है. एक दिल्ली की चाय जो नॉर्मल दिल्ली की चाय है, जिसको मैं कड़क देसी चाय कहता हूँ, कि जिसमें अदरक इलायची डाल के डला होता है. हाँ. वो एक्चुअली कड़क होती नहीं है, पर दिल्ली वालों को लगता है कि ये लगता कड़क है, चाय हाँ. है, उनको पसंद है, तो वो एक वो चाय है. तीसरी मेरे पिताजी की चाय है, जो जिसको हम अंग्रेज़ी चाय बोलते हैं, बिकॉज़ पापा चेन्नई में बड़े हुए थे, और वहाँ पे चाय फ़िल्टर कॉफ़ी की तरह बनती है कि पहले आपने काली चाय बना ली और फिर ऊपर से दूध ऐड करके पी लिया. तो जो वो अंग्रेज़ों का टी पॉट कल्चर है, सिमिलर, बट चाय पत्ती फ़र्क है, क्योंकि अंग्रेज़ यूज़ करते थे फुल लीफ टी, और जो हम लोग यूज़ करते थे वो सीटीसी, जो नॉर्मल रेड लेबल की चाय पत्ती है, उसी को पर पानी में भिगो के चाय दूध डाल के पीते थे. तो वो तीसरी चाय है. और चौथी, जो लोग ट्रैवल करते हैं आज और शौक रखते हैं, उन्होंने देखा होगा कि बनारस के घाट पे और कलकत्ता में, मतलब उड़ीसा, कलकत्ता, बनारस, यूपी एक बेल्ट है पूरा, जहाँ पे अलग अलग नाम से बेची जाती है, पर बंगाल में इसको होजमी चाय कहते हैं, डाइजेस्टिव चाय जो आफ्टर डिनर पीते हैं, जिसमें ओरिजिनली जब पहली बार देखा था तो वो एक पेपर कप में हाजमोला की गोली को क्रश करता है, ऊपर से पहले से बनाई हुई काली चाय गिराता है, और लास्ट में ऊपर एक नींबू स्क्वीज करके आपको लेमन दे देता टी है. बोलते हैं आई थिंक बनारस लेमन टी भी में. बोलते हैं, हाँ. बनारस में लेमन टी बोलते हाँ, हैं, मसाला हाँ, डाल के. हाँ. कुछ लोग अपना मसाला बनाते हैं, कुछ हाजमोला की गोली यूज़ करते हैं. तो वो थी. तो ये 4 आइटम थे. इन चारों के मसाले मैंने, क्योंकि सप्लायर कोई था नहीं उस ज़माने में इन चीज़ों का, तो वो खुद ट्रायल एंड एरर से डेवलप करके रखे थे. घर में अपने दोस्तों को बार-बार बुला के चाय पिला-पिला के पागल कर दिया था कि ये मसाला बनाएँ, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसमें ये ज़्यादा है, इसमें ये कम है, फ़र्क क्या है? तो वो खिल-खिल के बनाया था. और तो ये 4 चाय थी बेसिकली, कि एक गुजराती मसाला, एक दिल्ली स्टाइल चाय, एक मेरे पिताजी की, जो घर में हम जिसको बोलते हैं, अगर मुझे मम्मी को कहना है कि कौन-सी चाय पीनी है, तो मैं कहूँगा कि पापा वाली चाय पिलाओ. हाँ. और फिर ये होजमी चाय जो उधर देखी थी. तो ये ओके. 4 बेसिक चाय थी. उसके अलावा, क्योंकि जैसे आपको मैं पहले बिफोर रिकॉर्डिंग बता रहा था कि मैंने वो दार्जिलिंग के टी एस्टेट्स वगैरह में डिज़ाइन का काम किया था, तो वहाँ से कुछ दार्जिलिंग 1-2 ग्रीन टीज़ थी, ट्रैवल किया था, तो वहाँ की कुछ इम्पोर्टेड टीज़ थी, तो वो सब घर का सारा राशन निकाल के मैंने ठेले पर डाल दिया. सो आप उस पे लाइव बनाते थे या आपने बना के रखी हुई थी एंड यू वर जस्ट सर्विंग? लाइव मतलब नॉर्मल ओके. चाय की दुकान जैसे बनती है, चाय की दुकान में वो आपके सामने पका रहा है, कूट रहा है, कर रहा है, हम वही सब कर रहे थे. ओके. हाँ, मैं आई विल शेयर अ फोटो विथ यू सो दैट यू या कैन यूज़ इट लेटर वुड ऑन, लव जिसमें टू. वो बहुत ही बेसिक रुडिमेंटरी ठेला था, कुछ फैंसी नहीं था, मतलब एंड है ना तीनों कि वर 30 रुपीस कोई भी चाय आप लो? उतना तो नहीं याद, बट हाँ बेसिकली उस प्राइस ब्रैकेट में थे हम, है अच्छा. ना, कि अच्छा. 30 रुपए की चाय है सो बेसिकली. आपने बताया था कि उन्होंने आपसे नाम पूछा था एंड आपको मंडे को देना था, इन्होंने कहा संडे शाम तक बता देना. नाम कैसे सोचा जगमग ठेला? एक्चुअली यू आस्क मी दिस क्वेश्चन टुडे एंड आई एम रियली सैड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज आज के अखबार में आया है कि दिल्ली से जुगनू गायब हो गए हैं, फायरफ्लाइज. तो दिल्ली की जो नेटिव पॉपुलेशन फायरफ्लाइज की थी इज नाउ नियरली गॉन. वी डोंट हैव फायरफ्लाइज इन दिल्ली एनी मोर. बट जगमग इज़ बिकॉज ऑफ फायरफ्लाइज. मेरी एक बहुत ऐसे फॉर्मेटिव मेमोरी है कि मेरे चाय वाले, जिसको मैं अपना ऐसा रिश्ते में अगर मैं किसी को अपना चाय वाला बताऊं, तो टंकू करके एक चाय वाला था कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में पीछे, जंगल की संजय वन की बॉर्डर के साथ में बैठता था. तो जब मैं दिल्ली में पढ़ने आया था 98 में, तब मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे. तो जब मैं उनको मिलने जाता था तो हम लोग बाहर निकल के इस चाय की दुकान पे बैठते थे, और वो चाय की दुकान से मुझे जाने अनजाने में इश्क हो गया था. मतलब कुछ कारण नहीं था, पर मेरे फ्रेंड्स हो ना हो, मैं अपने घर से वो स्कूटी लेके 20-25 मिनट दूर यहाँ पे चाय पीने रेगुलरली आ जाया करता था. और वहाँ की एक मेमोरी है टंकू की शॉप की, कि जिसमें एक कीकड़ का पेड़ है,
जिसके नीचे जिसके बगल में उसकी चाय की दुकान है। तो सर्दियों में वो किक्कड़ के पेड़ के नीचे जंगल की लकड़ी लेके आग लगाता था और चाय कितली में बना के वो आग के पास में छोड़ देता था कि चाय गर्म रहे। और ये बरसात और सर्दियों के बीच का फेज़ है, जस्ट अभी बरसात ख़त्म हुई थी। तो मैं एक दिन रात को गया हूँ वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट वीट लाइट कुछ चल नहीं रही थी, उसकी दुकान में वो आग लगी हुई है, उसने रखी हुई है, धुआँ निकल रहा है, चाय की कितली पड़ी हुई है और मैं बैठा और मैंने चाय ली और मैंने ऊपर देखा तो किक्कड़ के पेड़ में ऊपर जुगनू भरे हुए हैं। तो मेरे लिए दैट काइंड ऑफ अ मैजिकल चाय एक्सपीरियंस Yeah. इज द एसेंस ऑफ व्हाट इट इज़ टू बी अ चाय ड्रिंकर एंड टू एन्जॉय इट। तो आजकल जगमग का थोड़ा मतलब बदल गया है, पर मेरे लिए जुगनू जगमगाते हैं। Yeah. तो वो दैट सॉफ्ट जेंटल लाइट ऑफ अ जुगनू इज जगमग। तो सो कॉलिंग जगमग ठेला, बिकॉज हम ठेलाते हैं, हम उस Yeah, टाइम yeah. उससे ज़्यादा कुछ बिजनेस सोच नहीं रहे थे। तो वो जगमग ठेला इसलिए था क्योंकि वो उस रात से इंस्पायर्ड नाम था। तो उसके लिए अगर एक वर्ड ढूंढना है तो मुझे उस टाइम पे जुगनू ठेला बोलूँगा तो अजीब सा हो जाता है, पर जगमग ठेला, क्योंकि वो जुगनू की जो लाइट का ग्लो है, जो वो बॉनफायर में से जो थोड़ी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं हल्की हल्की सी जब आप लकड़ी को हिलाते हो, दे वर सिमिलर। And just sitting around a fire, looking at fireflies, drinking chai, and you cook chai on fire. So that story is where the name Jagmag comes from. So Jagmag Thela is a ode to that experience and to my chai wala, to Tanku. Okay. Hmm. So the Thela was working. People were demanding it. How did the cafe thing happened? So I think how the cafe thing happened is sort of like a difficult entrepreneurial story. It wasn't a choice. I did not want to do a cafe, a permanent place. That was never a plan. In fact, I was almost decidedly against it. कि permanent जगह तो करनी नहीं है। Okay. What had happened is that जब हमने ये अपने मसाले जो बनाए थे और जिससे हम चाय वगैरह बना रहे थे, तो वो पॉपुलर होने लगे। तो लोगों ने बोला कि अरे बेच दे, प्रोडक्ट बना दे। तो अलग ये कौन लेगा, है ना, ऐसे ही। बट मैंने, क्योंकि हुआ ये था कि आई थिंक द सेकेंड टाइम वी डिड द थेला विद इन 6 मंथ्स, चाय मसाला इतना नया था दिल्ली के लिए कि औरतें हमसे टिश्यू पेपर में और फॉइल में मांग मांग के 2-2 चम्मच रैप करके ले जा रही थी कि अरे अच्छा। आपने ये चाय किससे बनाई है, हमें भी मसाला दो, हम भी बनाएंगे घर पे जाके, ट्राई करने दो, हम खुद कर लेंगे। तो आउट ऑफ कर्टसी हम लोग दे रहे थे। एंड वन डे आई थिंक आई रियलाइज कि मेरा 1-1.5 किलो मसाला बट फ्री रहा था। सैंपल्स बांटने में चला गया था। प्रोडक्ट थी नहीं मेरे पास में। हाँ। तो एज अ मैकेनिज्म ऑफ सेइंग कि नहीं, फ्री में नहीं दूंगा, मैंने छोटी छोटी शीशियाँ खरीद के उसमें भर दिया और 200 रुपये की एक शीशी रख दी बेचने के लिए, क्योंकि मसाला तो महंगा ही है, Yeah. इलायची इलायची डल रही या है। या तो मुझे लगा, मैंने 12 या 20 बोतलें रख दी थी वहाँ पे, सोच के कि ये पूरे 15 दिन का इवेंट है, चल जाएगी, कोई नहीं खरीदने वाला, पर कम से कम मैं फ्री का बांटना बंद कर दूंगा इसके नाम पे। 2 घंटे में सारी बिक गई। तो अलग ओ या अब तो और बनानी पड़ेगी। तो रात को, मतलब दिन में ठेला करो, रात को घर पे जाओ, मसाला बैठ के मिक्सी में कूटते जाओ, बोतलों में भरो, प्रिंट आउट निकाल के स्टिकर चिपकाओ और सुबह आके दोबारा उसको बेचो। वो साइकिल हो गई थी। एंड दैट काइंड ऑफ लेड टू seeing a packaged product labeled, and it was decent looking because graphic designer ना, मेरा तो काम ही यही था, तो मैंने पैकेजिंग वैकेजिंग ठीक से करी। तो दुकान वाले आके हमको बोलने लगे हमें सप्लाई करो। होटल्स आने लगी हमारा, वी हैड सम ऑफ द बिगेस्ट 5-स्टार होटल्स इन द कंट्री, उनके शेफ़ बाय चांस मार्केट में आए, प्रोडक्ट देखी तो बोला हमें सप्लाई करो, ले लो। तो हम काफ़ी वॉल्यूम में सप्लाई करने लगे थे, पर कभी रिटेल किया नहीं था, कुछ अकल नहीं थी कि क्या होता है। लोगों ने बोला सामान दे दो, हमने दे दिया। उन्होंने बोला बिल भेज दो, हम पेमेंट कर देंगे, हमने बिल भेज दिया, पर पेमेंट आई नहीं। तो एट वन पॉइंट इन दिस जर्नी वेयर वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आउट एंड दे वर पीपल वर नॉट पेइंग बैक, एंड वी बिकेम टू अ प्लेस कि मेरे पास में किराया देने का, सैलरी देने के पैसे नहीं थे। मुझे 10-10 हज़ार रुपये दोस्तों से उधार मांगने पड़ रहे थे कि एंड आई वाज लाइक एट अ लॉस कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना बिजनेस चलाऊँ, बिकॉज ठेला पूरा साल होते नहीं है, सर्दियों का था, ये गर्मियों का टाइम था, तो ठेले हो नहीं रहे हैं, इवेंट से पैसे नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स का मैं माल लगा चुका हूँ, मैं सैलरीज दे रहा हूँ, सामान चला गया है, पर कोई पैसे नहीं दे रहा है। तो काफ़ी परेशान हालत में था। उस टाइम में एक चीज़ और हो चुकी थी कि जगमग ठेला एज अ पॉपअप काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, और हम जहाँ पे मेरा डिज़ाइन स्टूडियो था और वहाँ पे छोटा सा अपने किचन से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लाइसेंस लेके खोल लिया था। तो हमने अपनी लोकेशन गूगल मैप्स पे, उस टाइम पे अर्ली डेज ऑफ गूगल मैप्स ऑल्सो डाल दी थी। तो बाय चांस
एका दुका लोग दिन में पहुंच जाते थे सोच के कि जगमग ठेला का कैफे यहाँ पे होगा, अच्छा। कैफे होगा। हम्म। और शर्म के मारे मुझे मेरे ऑफिस के प्यून से, या अगर वो भी छुट्टी पे है तो खुद रुक के उनके लिए चाय बना के बोला कि सॉरी आप आ गए हो, चाय पीने आए हो, तो यहाँ पे कैफे वैफे तो नहीं है पर मैं आपको चाय बनाता हूँ, आप बैठ लो और चले जाओ। तो ये होने लगा था। और हमको उस टाइम पे एक इवेंट मिला जिसमें सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी सेल हो गई। हम्म। तो आई थिंक उस टाइम पे 30,000 रुपये मेरे पास में एक्स्ट्रा आ गए थे खर्चे के अलावा। और उसी टाइम में पिछले 2-4 दिनों में कुछ लोग ज़्यादा आ गए होंगे जो प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे होंगे, या मतलब सॉरी जगमग ठेला ढूंढते आ गए थे। तो मैंने सेम डे मेरे स्टाफ को बोला जो साथ में लड़के काम कर रहे थे कि यार आज ही यहाँ पे दीवार तोड़ के खिड़की बना दे, हम यहाँ से चाय बेचेंगे, ये 30,000 रुपये नहीं तो कल तक खर्च हो जाएंगे, उधार चढ़ा हुआ है, लोगों को लौटाने हैं। अगर मैंने अपना नया इनकम सोर्स नहीं शुरू किया तो ये पैसे मैं उधार देने में लग जाऊंगा। उसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक काउंटर बना देता हूँ जहाँ पे हम में से एक खड़ा होके ढंग से किसी को चाय पिला पाएगा। डेडिकेटेड जगह है, जो लोग आ रहे हैं दिन के 2-3 कम से कम उनको मना तो नहीं करना पड़ेगा, उतना कर लेते हैं। तो वो 3 दिन के अंदर में हमने दीवारें तोड़ के खिड़की बना के चूल्हा वूल्हा लगा के वहाँ पे चाय की दुकान, एक पान के गले जैसी दुकान खोल ली कि सड़क पे फुटपाथ पे खिड़की हमारी जो बाहर खुल रही थी, आपको बाहर खड़े खड़े काउंटर पे आके बोलना है कि चाय दो, तो लड़का उस टाइम पे चाय बनाएगा, आपको पकड़ा देगा, आप चले जाओगे। तो वो कर दिया। और वो जैसे पहले हुआ था ओपनिंग में कि वो चल पड़ा कि वो बिजनेस ही बन गया। और वो लोग लाइन में लगने लगे चाय खरीदने के लिए। इस खिड़की के बाहर लोग बैठने की जगह डिमांड करने लगे। तो फिर हमारे पास में कुछ बेंचेस थे लकड़ी के जो हमारे बनाए हुए थे, तो वो हमने बाहर गली में रखना शुरू कर दिया कि बैठ लो। फिर इतने लोग लगने लग गए और आने लग गए, बोले खाना दो, खाली चाय क्यों पिला रहे हो। तो हमारे बिस्किट से काम नहीं चल रहा था, तो फिर मेरी मम्मी की एक दो केक की रेसिपीज थी, केक बेक करना शुरू कर दिया। फिर लोग बोले और खाना दो, अब बैठने की जगह भी है तो उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो फिर और कस्टमर आए जा रहे हैं ना, मतलब उस टाइम पे उस स्केल के हिसाब से हम पूरे नहीं पड़ रहे थे। तो क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से निकले थे और अब अचानक से इनकम हो रही है, तो इनकम को एम्पलीफाई करना है, तो हम करते गए। तो वो सर्दियां तो निकल गई, पर गर्मियों में अब लोग कहाँ बैठेंगे। अब प्रॉब्लम रिवर्स हो गई कि लोगों को बिठाने की जगह नहीं है, किचन है लेकिन और स्टाफ है, तो स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है, ये सब चीज़ों का खर्चा भी निकालना है, और कस्टमर को बिठाने की जगह नहीं है। तो सामने हमने 7,000 रुपये में एक कमरा लिया जिसमें एक AC लगा के 5 टेबल लगाए कि जो गर्मी में लोग आएंगे वो वहाँ बैठ जाएंगे। अब वो भी फुल हो गया। सैटरडे संडे को लोग खड़े रह रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता, हमारे पास में कुछ है नहीं करने को, हमने खाना बनाना नहीं आता, हमने कभी कमर्शियली खाना बनाया नहीं है। मैं घर के ब्रेड के टोस्टर में ब्रेड के ऊपर में केला और हनी लगा के लोगों को बनाना टोस्ट दे रहा हूँ क्योंकि उससे आगे पता ही नहीं हमें क्या कर सकते हैं। तो उतना ही था और करने लगे। फिर भी लोग लाइन लगा रहे हैं। तो वो आप किस्मत कह लो, वो राइट टाइम राइट प्लेस कह लो, या आप कुछ और कह लो, उसको ब्रांडिंग कह लो, पर इट वर्कड। And that just meant that we kept doing this more for the next from 16-17, I don't remember exactly, we started open this खिड़की। तब से लेके 2017, 18, 19 कोविड तक, ये 20 तक 100-120 सीटर जगह बन चुकी थी, बिकॉज लोग आए जा रहे हैं, जगह नहीं है। So ये सैदुल्ला जाब में जो भी यही है, जगह, इसी this पे। was your studio? This was my studio, this was my design studio। Oh। तो मेरे को डिज़ाइन स्टूडियो हटा के वहाँ से 16 में मैंने डिज़ाइन स्टूडियो बंद कर दिया, क्योंकि आई वाज लाइक कि दोनों चीज़ें इतनी इंटेंस तो नहीं हो पाएंगी। और चाय बनाने में ये दिस इज़ अगेन वन ऑफ दोज नोविस एंटरप्रेन्योरियल मिस्टेक्स इन अ वे। आई थॉट कि मुझे डिज़ाइन का काम करता हूँ तो 3 महीने प्रोजेक्ट चलता है और एक क्लाइंट शायद थैंक यू बोल देता है, नहीं तो सिर्फ पैसे देता है ना, क्योंकि वो क्लाइंटों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ काम हो गया, अच्छा चलो आगे बढ़ो। और अगर मैं एक चाय पिलाता हूँ और अगर मैं लौटता हूँ, वो क्राफ्ट्समैन वाली जो मुझे पलट के जप्पी दे के गया था, तो लगता है कि यार तुमने 30 रुपये की एक चाय पिलाई, ट्रांजैक्शन किया, लेकिन कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। और आप दिन में ऐसे 100 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी कि आपने 100 लोगों को खुश किया। तो मैंने डिज़ाइन बंद करके फुल टाइम चाय वाला बन गया। और वो जो खाने की जर्नी है, जो ये मॉडर्न इंडियन कैफ़े की जर्नी है, ये सारा कुछ इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हैविंग टू रिस्पॉन्ड टू पीपल शोइंग अप when I was not prepared for people to come. I was like, "Acha, I'm doing this. I'm a designer. I'll do it in a certain way." But I was trying to make ends meet. I was trying to work something out that wasn't in my head a business. I wasn't doing business. I was solving problems. And I was just trying to progressively, the problem was getting bigger. So I was solving bigger problems and then
2020 lockdown, you kind of look back and you think, you know what, that problem did become quite big and the solution became quite big. As a result, I have a business. I've never really thought of it कि अच्छा मैं business कर रहा हूँ, मैं problem solve कर रहा हूँ, है ना? बट यू नो आई हैव बीन टू जगमग ठेला, Sure. बहुत पास है यहाँ से. इट्स वेरी ड्रीमी. इट्स Hmm. इट्स लाइक आप वहाँ जाते हो तो आपको दिखता है कि इट इज़ डिफरेंट. इट्स नॉट योर ऑर्डिनरी कैफे इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड द फीलिंग यू गेट इट देयर. आई वांट टू नो, आपके जो डिजाइनिंग बैकग्राउंड था, डिड दैट हेल्प इट, और लाइक हाउ डिड यू मेक इट सच अ ड्रीमी कैफे? सो नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक क्योंकि मैं डिज़ाइनर रहा हूँ और मैं हॉबी कारपेंटर फर्नीचर डिज़ाइनर टाइप रहा हूँ, तो वो इन्फ्लुएंसेस तो डेफिनेटली हैं. बट आई थिंक इसमें कहीं पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये था कैफ़े बनाते वक्त, या जो भी किया थ्रू आउट द जर्नी ऑफ जगमग ठेला, कि स्ट्रीट से इंस्पायर होना है, वो चाय की दुकान से इंस्पायर होना है, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए जुगनुओं को देखने से इंस्पायर होना है, वो फीलिंग रिक्रिएट करने की कोशिश Yeah. करते रहना है, छोड़ना नहीं है ना? तो कर पाए नहीं कर पाए, कहाँ तक हो पाएगा इम्प्लीमेंट पता नहीं, बट कोशिश करनी है वो करने की. तो आई थिंक दैट कमिटमेंट टू मेकिंग श्योर दैट वी आर एबल टू कम्युनिकेट दैट और टू बी एबल टू गिव दैट फीलिंग, शेयर, बिकॉज चाय पिलाना was not the end. I was going after making people happy. I Yeah. wanted to see a certain sense of calm and joy and relaxation in them, and not really कि आपको चाय अच्छी लगनी चाहिए. I was never focused on the product, which has also been a shortcoming to a certain extent. But I was obsessed on the overall experience of the visitor, saying that they should feel a certain way. And I think this is very important for anybody who's trying to do stuff like this, is to know that you have to, of course, focus on the good product and a good service and good waiters and good all of those things जो hospitality में लोग standard समझते हैं. But you also have to understand that when somebody comes into your space, they're surrendering themselves to whatever experience you're going to Yeah. put to them for 1.5 2 hours, whatever time they sit. And your job in terms of getting the satisfaction is to be able to make them feel better when they leave than when they arrived. And are you going to be able to achieve that? Whether it's through food, whether it's through service, whether it's through ambience, or all of those put together, that's the task at hand. And because I was never not from the hospitality background, I think our food and our beverage experience always suffered a little bit because but I came from a design background, so I could focus on the other things. So we found a balancing act that worked, which is Yeah. thankfully still working. But that balancing act was focusing on what were my strengths were and this. And also to a certain extent, it's about breaking down what you want to offer and structuring it properly, Yeah. which I did intuitively. It's because of the way I think and the way I've been trained to think. But one thing was कि अच्छा चाय की दुकान देनी है, तो अब मैं कैफ़े बना रहा हूँ, तो चाय की दुकान तो नहीं हो सकती. तो वो कैसे चाय की दुकान होगी? तो चाय की दुकान में लोग कैसे भी बैठ सकते हैं. आप वो नॉर्मली एक टीन के डब्बे पे बैठे हो, या आप पुराने वॉश बेसिन को उल्टा रख के बैठे हो, या आप बिजली के खंभे को लेटा के 2 ईंटों पे उसके ऊपर बैठे हुए हो, और आप टेढ़े भी बैठोगे, सीधे भी बैठोगे, पलाठी मार के भी बैठोगे, पैर चढ़ा के भी बैठोगे. यू विल हैव वेरी मेनी वेज ऑफ थिंकिंग. सो आई वाज लाइक ओके, अगर चाय की दुकान करनी है, कैफ़े है, तो लेट्स लेट पीपल सिट हाउ दे वांट टू सिट. लेट्स नॉट बी अ कैफ़े जहाँ पे कुर्सी टेबल सेट है, जहाँ पे आपको एक फॉर्मेट में बैठना है. तो हमने ये किया कि हमने स्टूल लगाए, हमने बेंचेस लगाई. जब हमने सीमेंट की बेंच बनाई तो वो इतनी गहरी बनाई कि आप कुर्सी की तरह टाइट ना हो जाओ, आप उस पर चढ़ के आराम से पलाटी मार के बैठ सको. तो आज भी ये होता है कि कस्टमर आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, या अगर अकेले बैठे हैं तो पैर लंबे करके बैठ जाते हैं, जो मुझे बहुत खुशी देता है. बिकॉज जो हमने फ्रीडम देना चाहिए, जो एक लिबरेशन देना चाहे आउटसाइड ऑफ सेट फॉर्मेट, वो लोगों को अच्छा लगा. तो so I think it's kind of those kind of details that make that experience better. It's not just the fact that it looks dreamy, Yeah. but because functionally it's been designed to give you a certain experience by trying to create parallels between what's possible. ओके. अब जैसे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे इस इंसान की हाथ की चाय बहुत पसंद है, राइट? पीपल बिलीव कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, इट्स अबाउट द पर्सन एज वेल जो चाय बना रहा है. जब आपने ठेले से शुरू किया था अपने फेयर्स में, तो अब आप मे बी लीड कर रहे होंगे. अब आप 100-200 कप चाय दिन की बना रहे हो. आई एम श्योर अब आप तो नहीं बनाते होंगे. सो हायरिंग अ टीम, बिल्डिंग अ टीम एंड मेकिंग श्योर कि वो टी एक्सपीरियंस हर बार सिमिलर लोगों को मिल रहा है, कैसे किया आपने? प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं गए हैं. तो अभी भी हम चाय जितना हो सके ऑथेंटिक तरीके से हर रोज़ चीज़ें कूट के बनाते हैं,
और रेसिपीज सेट हैं, प्रोसीजर सेट हैं, प्रोटोकॉल सेट हैं, कितनी देर क्या उबालना है, कैसे करना है, सारा प्रोसेस है। पर फिर भी ऐसा फ़र्क आता है कि सर्दी का अदरक, गर्मी का अदरक अलग है, या तो वो अदरक का फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो उसको कैसे बैलेंस करना है, उसमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि बेसिक चाय तो लगभग सबको बनानी आती है, पर इसको इतनी देर उबालोगे, उसके बाद में दूध डालोगे, उसके बाद में पानी डालोगे, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। बिकॉज़ जब आप इतनी वैरायटी की चाय करते हो, तो हर एक का इज़ नॉट जस्ट कि इसमें ये वाला मसाला डाल दो, इसमें ये वाला मसाला डाल दो। या How long it has been brewed for, what is it brewed with, what is the kind of milk you use, what is the kind of water used, all of that is different. So that training is there, but it's not a foolproof solution. So there is consistency overall, but you will experience that अलग हाथ की इंसान थोड़ा बहुत जो अलग हाथ की चाय, अलग इंसान के हाथ की चाय और सीजनल प्रोड्यूस का जो डिफरेंस है वो आपको मालूम चलेगा। ओके और आई थिंक आज के ज़माने में मुझे वो एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट से थोड़ा बेटर लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, वो डिफरेंस आना आना चाहिए, चाहिए बिकॉज़ इतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़ खाना मिलने लगा है कि आप इंसान का रिलेशनशिप फूड बनाने से भूल गए हो। क्योंकि वो असेंबली लाइन का जो खाना आता है, उसमें फिर वो कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं लोग हमेशा देखो, मेरे एक्सपीरियंस में मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आप इंस्टेंट चाय पी रहे हो, जो वेंडिंग मशीन की चाय आती है, तो आप चाय नहीं पी रहे हो, आप चाय जैसा दिखने और टेस्ट करने वाला कोई और पदार्थ पी रहे हो। वो चाय है ही नहीं। क्योंकि उसमें मिल्क इज़ नॉट कम्प्लीटली मिल्क, बिकॉज वो मिल्क सॉलिड्स हैं जिसमें से उसकी कुछ चीज़ें निकल चुकी हैं, उसमें से वो मिल्क का फैट एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, वो मिल्क पाउडर जा रहा है। चीनी इज़ हाईली रिफाइंड, सर्टन काइंड ऑफ शुगर जो आप अपने घर में नहीं डालोगे यूज़ करने में। जगमग में तो हम खंडसारी यूज़ करते हैं, तो वो उसमें और न्यूट्रिशन और फ्लेवर प्रोफाइल कॉम्प्लेक्स है जो आपको मशीन की चाय में नहीं मिलती है। चाय पत्ती जो इंस्टेंट चाय पत्ती होती है जो यूज़ की जाती है इज़ dehydrated chai water, which can be up to a year old. ओके So what they do is that चाय को पहले पानी में भिगो के जैसे काली चाय बनती है बनाई जाती है, फिर उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे आप मतलब 5,000 लीटर चाय बना रहे हो इकट्ठे, फिर उसको आप एक मशीन में डाल के स्प्रे ड्राइंग कर रहे हो, जिसमें वो सारा पानी जो है वो एक पाउडर में कन्वर्ट हो रहा कन्वर्ट है, हो गया जो इंस्टेंटली वाटर सॉल्युबल पाउडर है। पर होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो चाय के कोर गुण हैं, जो फ्लेवर है, जो उसकी अरोमा है, वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इंस्टेंट चाय विल हैव ऑलमोस्ट नो नेचुरल अरोमा, देन यू आर एडिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स टू क्रिएट फ्लेवर्स अरोमा या टू इट। So there's a some chai kind of flavor and there's some sugar kind of thing and there is some milk kind of thing, and it comes together to make you feel like you're drinking something like a chai, but actually it's nothing like a chai. Reconstituted food है, वो food नहीं है। तो जो वेरिएशन आ रहा है हमारी चाय में आ रहा है, तो वो इट्स ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन कि ये इंसान ने बनाई है ना? ओके Yeah. सो जब आप लोगों को हायर कर रहे थे इस पूरे कैफे को और बड़ा बनाने के लिए, वर यू लुकिंग एट सम स्पेसिफिक एबिलिटीज और स्किल सेट इन पीपल? शायद इसकी समझ क्लियरली नहीं थी शुरू में, पर हम्म। अब मैं जब हायरिंग करता हूँ और टीम में चर्चा होती है, तो क्लियरली हम दो चीज़ों में अपने टीम को बांटते हैं, नियत और काबिलियत। कि आप में नियत होनी चाहिए और काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप काबिलियत लेके नहीं आए हो लेकिन नियत लेके आए हो, तो काबिलियत हम आपको दिला देंगे, या हम ट्रेन कर देंगे आपको। पर अगर आप नियत लेके नहीं काम कर रहे, सिंसियरिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कमिटमेंट नहीं है टू व्हाट यू आर डूइंग, देन देयर इज नो प्लेस फॉर यू एट जगमग। एंड दैट इज काइंड ऑफ हाउ वी लुक एट इट नाउ। सो इंस्टिंक्टिवली पहले भी यही कॉल था, इसीलिए हम शायद ज़्यादा टाइम लिए यहाँ पहुँचने में, क्योंकि हमने नियत को प्रेफरेंस दिया, काबिलियत को नहीं दिया। तो ट्रेन शेफ्स, ट्रेन सर्वर्स नहीं थे हमारे पास में, पर वो लोग थे जो काम करने में इन्वेस्टेड थे। ओके सो सर, जैसे आपने बताया था कि लोग अब खाना भी डिमांड कर रहे थे, राइट? सिर्फ चाय से काम नहीं चल रहा था, तो आपने अपनी इनिशियल जो लाइन थी प्रोडक्ट्स की, बी इट मिक्सेस ऑल्सो एंड बी इट फूड ऑल्सो, कैसे डेवलप किया? क्या सोच के उस समय आपने डेवलप किया? देखो, जो कैफे मेन्यू की बात कर रहे हाँ हैं, जी, है ना? हाँ तो जी। कैफे मेन्यू का आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल वर आस्किंग फॉर एंड चाय के साथ में क्या खाया जाता है। मैं एक तो जैसे मैं मेरे पहले ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, तो काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। बट देन यू हैव टू काइंड ऑफ नैरो इट डाउन टू व्हाट पीपल वांट टू ईट।
एंड सो वी स्टार्टेड डूइंग सैंडविचेस बिकॉज सिंपल। तो बॉम्बे सैंडविच हमने इंट्रोड्यूस करी क्योंकि बॉम्बे में फुटपाथ पर सैंडविच खाई जाती है, वो कल्चर है वहाँ का। यहाँ दिल्ली में पराठे खाते हैं, पराठा बनाना ज़्यादा काम है, उसके लिए स्किल चाहिए। तो हमने सैंडविचेस निकाली, फिर सैंडविचेस में फ्लेवर्स करते गए। फिर अब सैंडविच कर रहे थे तो थोड़ा सा वेस्टर्न एंगल आ गया, ब्रेड अच्छी लाने लगे हम। तो लोग बोलने लगे कि अच्छा पिज़्ज़ा भी होना चाहिए। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि ये थोड़ा सा अनअलाइंड है हमारे कोर से, पर खुद को पिज़्ज़ा अच्छा लगता था। लोगों ने बोला पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा बनाने लग गए, कि ढूंढा किसी एक लड़के को जिसको थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा बनाना आता था। एक जुगाड़ू अवन लिया, उसमें ट्राई किया, लोगों को दे रहे थे, लोग वापस हमें नहीं मार रहे थे पिज़्ज़ा, पैसे दे के जा रहे थे। तो हम बनाते रहे, उसको इम्प्रूव करते रहे। फीडबैक आया, शुरू में काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आया पिज़्ज़ा को लेके, उस पर काम किया, इम्प्रूव किया। अब हाईएस्ट सेलिंग वर्टिकल है हमारा फूड में पिज़्ज़ा। So, so it was that sort of a journey. It was organic. It was responding, like I keep saying, it was responding to problems. It wasn't a planned growth. गॉट इट। सर कोविड-19 का पीरियड आपके बिजनेस के लिए कैसा था एंड कैसे सर्वाइव किया था उसमें? कोविड-19 काफ़ी एक्साइटिंग था। जितना डर, जितना नर्वसनेस किसी और को हुआ होगा इस इंडस्ट्री में या किसी भी और में, उतना हम सबको हुआ। या पर उसके बावजूद एक अपॉर्चुनिटी निकली वहाँ से कि हम कुछ नया कर पाएँ उस टाइम को लेके। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो मेरे साथ रहा कि मैं कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, बिजनेस अपने आप स्केल हो रहा है और मैं फिर स्केल के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे एक ब्रेक सा मिला, मुझे एक टाइम मिला कि अच्छा मुझे अब कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम है अभी भी, पर वो बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? कस्टमर्स को हैंडल करने का जो लाइव एक स्ट्रेस रहता है कि आपकी दुकान चल रही है नॉन स्टॉप, वो स्ट्रेस हट गया। तो उस टाइम पे पहला रिस्पॉन्स ये था कि अच्छा भाई बहुत सारा राशन बच गया है, बिकॉज हम उस टाइम पे विंटर्स जस्ट खत्म हो रही थी, हाँ जी। तो पीक सीजन था। तो हम लोग 10 से 12 हज़ार कस्टमर्स महीने के हैंडल कर रहे थे। उतना वॉल्यूम पे थे हम, पीक पे था जगमग ठेला, और उतना हमारे पास में इन्वेंट्री होता था फूड का फ्रिजेस में भरा हुआ, और अचानक से एक हफ्ते के अंदर बंद करना, बहुत राशन बच गया। बिल्कुल। तो आई वाज लाइक अच्छा राशन में क्या करें? तो पहले हमने राशन की इन्वेंट्री करी कि क्या क्या बचा है, और फ्रेंड सर्कल में लिस्ट सर्कुलेट कर दी कि भैया ये सब सामान बच गया है, बेकार हो जाएगा, तुम्हें किसी को चाहिए तो घर भिजवा देते हैं। सब घर में अपने लॉक थे, तो पहले तो इन्वेंट्री क्लियर करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स में बेचना शुरू किया, तो वो बिकने लगा। फिर लोग अपने पूछने लगे तुम्हारे पास में ये भी है क्या, वो भी है क्या? तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ थी जो लोगों के पास नहीं होती थी। हम बेकरी थे, हमें ब्रेड, मतलब हम अपनी ब्रेड खुद बनाते थे, बेकरी तो नहीं थे, पर अपने ब्रेड बनाना आता था। हम मल्टीग्रेन ब्रेड बनाते थे उस टाइम पे। तो लोगों ने बोला अच्छा ब्रेड भिजवा दो, बिकॉज इनिशियली तो कुछ भी नहीं मिलता था। बिल्कुल। फिर हमें लगा और क्या राशन बचा है, तो अब हमारे पास में पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग, ये सब मसाले जो हम थोक में खरीद के रखते थे, वो सब बचे हुए थे। तो हम उन सबको पैकेटों में डाल के बेचना शुरू करने लगे कि लोग मांग रहे हैं। और हुआ ये कि फ्रॉम मार्च अप्रैल जब लॉकडाउन लगा, तब से लेकर दिसंबर तक हम एक ई-कॉमर्स कंपनी पैरेलली बन चुके थे। क्योंकि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हुआ और जैसे खुलने लगा और चीज़ें मिलने लगी, हम वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करते गए। हमारा एक बिग ब्रेक थ्रू आया यीस्ट के साथ में। मैंने कभी सोचा नहीं था, हमारे यीस्ट पड़ी थी, मैंने तो कभी इसको कंसिडर नहीं किया था कि मैं यीस्ट बेचूंगा भी, कि वो पड़ा है, अब मैं क्या बेचूंगा ना उसको। और जब वो बेकिंग का मेनिया चला लोगों का, और उस टाइम पे ये न्यूज़ आने लगा कि हर जगह पे यीस्ट ख़त्म हो गई है, और मेरे पास में कम से कम 30-40 किलो यीस्ट पड़ी थी। और यीस्ट लगती कितनी है आपको, 20 ग्राम 50 ग्राम चाहिए होम बेकर को उतने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब लोग बोल रहे हैं यीस्ट नहीं है हमारे पास में, पड़ी है, वैसे ही पुरानी हो रही है, पैकेट में डाल दो, क्योंकि वो आधे किलो 1 किलो का पैकेट तो कोई खरीदने वाला नहीं है। और वो यीस्ट डालने के और उसका एक पोस्ट डालने पे फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे 1 घंटे के अंदर में 40-50 ऑर्डर आ गए, सिर्फ यीस्ट खरीदने के। फिर वो लोग आए, यीस्ट खरीदने लगे, फिर वो एक वर्ड फैल गया कि दुनिया में कहीं और यीस्ट नहीं है, जगमग ठेला के पास में यीस्ट पड़ी है। तो हम इंस्टेंट यीस्ट बेचने लगे, और वो उसकी वजह से लोग और चीज़ें खरीदने लगे, और ट्रैक्शन आया और बढ़ते गए। तो बेसिकली आई थिंक जो हमारा ई-कॉमर्स पोर्टल था, वो एक तरीके से वाज अ स्टोरी इन सर्वाइवल, इन जस्ट डीलिंग विद अगेन अ प्रॉब्लम, सेइंग ओके माल पड़ा है, निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, और कोई इनकम सोर्स नहीं है, चलो यही कर लेते हैं। वो किया, करते गए। उसमें भी कहीं से कुछ हद तक मेरा डिज़ाइन बैकग्राउंड आया काम में, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेबसाइट बनाना आता था, तो खुद ही बनाया, खुद ही डाला, करते गए। बट कोविड वाज लाइक दिस, एंड आई थिंक उसके बीच में एक बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड था, जहाँ पे शायद आप ऐसे कहेंगे कि फेट का, डेस्टिनी का, या भगवान कहना चाहेंगे तो उसका रोल है
कि दिसंबर तक हुआ ये कि सारी कंपनीज दोबारा खुल गई थी, तो हम्म। हमारे पास जो एक वो कस्टमर था जो मजबूरी से ले रहा था वो चला गया, और सारी कंपनी जिनके पास पैसा था उन्होंने भयंकर पैसा फेसबुक और मेटा एड्स में लगाया, गूगल एड्स में लगाया, जहाँ पे हमें ऑनलाइन 30 रुपये 40 रुपये में कन्वर्जन मिलता था, वो अचानक से 400 रुपये का पर सेल कन्वर्जन हो गया, और हमारी प्रोडक्ट 250 रुपये की थी। तो हम लाइक 250 रुपये की प्रोडक्ट में मैं 400 रुपये नहीं कर कमीशन कैसे सकते, हाँ। लूँगा? तो वो एक तरीके से वो टेम्परेरी वहाँ पे हमारा ई कॉमर्स बिजनेस नोज डाइव कर गया अचानक से, और कैफ़े अभी तक पिकअप नहीं हुआ था। तो मैं उस स्टेज पे आ गया था कि अच्छा अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब मैं हार गया। अब मुझे नौकरी करनी पड़ेगी कहीं पे, और नौकरी से अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं उस चीज़ को ज़िंदा रखूँगा तब तक के लिए। मैंने 4-5 दोस्तों को फ़ोन किया होगा कि भैया तुम्हारी डिज़ाइन इंडस्ट्री में कि कहीं पे कोई नौकरी हो तो बताना, बिकॉज़ नहीं हो पा रहा है। और मैंने फ़ोन करना शुरू किया, और उसके पता नहीं जैसे किसी ने एक स्विच कहीं पलटा हो ना, 20 तारीख थी दिसंबर की, लगभग 19-20 तारीख ऐसे कुछ होगी, और अचानक से कैफ़े भर गया। एक दिन में, मतलब एक दिन कस्टमर नहीं, और एक दिन कैफ़े भर गया, और उसके बाद से हमने दिसंबर से लेके मार्च के सीज़न में इतना सेल किया, जितना हम ऑलमोस्ट पूरे साल में करते थे। तो सारा जो बैलेंस हमारा बैलेंस शीट थी वाज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्री कोविड ईयर, बट इन 4 मंथ्स स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है काम करने के लिए, लोग गाँव से भी लौटे नहीं हैं जो हमारे रेगुलर स्टाफ थे, पर कुछ भी करके किया। तो वहाँ पे कहीं पे एक किस्मत का एंगल था कि वो अचानक से एक दिन में कैसे फुल कैफ़े हो गया, खाली कैफ़े से। पर दैट्स अ कोविड स्टोरी। दैट्स काइंड ऑफ व्हाट हैपेंड टू अस एंड व्हाट वी डिड अबाउट इट। सर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपने कोविड से सबसे बड़ी सीख क्या सीखी? Don't take anything for granted. Value every day, and make sure that what you're doing is something that you really want to do. Because it is not just about business challenges, but also looking at people die around you, and people losing their lives and their loved ones, or getting really sick and not having the resources for it. You look at all that and you realize that, listen, life is not just about money, and it's not about entrepreneurship or anything. Entrepreneurship is not, in fact, failure in entrepreneurship, I've seen it very close angles. I've always just by whisker managed to survive it, but I've seen this challenge several times over. And I think at some point in my early days of entrepreneurship, I saw it as a personal failure. कि मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर पाया, मेरी वजह से ये नहीं चल रहा है. But I think COVID gave me that perspective, saying that no, life is a lot more than a business failure, or something in business not working out. And I think generally, as a general thing to say to entrepreneurs who are in the space, saying that, listen, you need to know that there is a lot more to life, and there's a lot more to live for than just your business. Your business is not you. Yes. Your business is a part of of you. your life, because you have chosen to give it that importance. The moment you take away that importance from your life, saying हाँ ये है पर ये कर रहा है अपना, आप चलेगा तो चलेगा, but I have other things to do in life. Don't do the other things in your life as मजबूरी, कि मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है, मेरे बच्चों को टाइम देना पड़ रहा है तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या मुझे छुट्टी पे जाना पड़ रहा है तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है. Don't give it that importance, because business is important, livelihood is important, success is important, money is important, but not more than the love for the things that you truly love in your life, your people, your hobbies, your pursuits. I think those are very important. So be smart, save money, put savings aside, do all those things that everybody will tell you. Plan for disasters, make sure you have insurance, make sure you have a social support system, all of those things. But don't forget to live your life while you do business, because maybe someday it'll all be wiped out in a second, and you will True. not have your business and not have a life either. Yeah. Okay. So yeah, that's what I have to say. सर, करंटली जगमग ठेला के कितनी ब्रांचेस हैं? अभी 3 branches हैं. कहाँ कहाँ पर? We have one in Ahmedabad, which is sort of my homage to where I Yeah, came yeah. from and what I learned. And post-COVID, one of the things that happened is that the Ministry of Culture decided to create a new museum in an old building inside the Red Fort. And the museum is dedicated to traditional and GI tag crafts of India. So it's a handicraft museum, if you like. And उस म्यूजियम में the people who were setting it up, very smart, forward thinking people, and they said that, listen, we don't want a regular cafe. We want it to be a project that focuses on
showcasing traditional Indian things and incubation in terms of how you can start small and make something big, because they were doing the same thing with the crafts people. So जो वो सेंटर था वो म्यूजियम तो है, पर वहाँ पे लाइव 3 महीने के लिए गांव से क्राफ्ट्स पीपल आके काम करते थे, और उनको डिज़ाइनर्स और IIM के लोग, NID के लोगों से साथ में सपोर्ट दिखा के एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता था कि आप अपनी क्राफ्ट को मरने मत दो, आप उसको कैसे कंटेम्पराइज करके आगे चल सकते हो। तो जब ये कैफ़े हुआ तो उन्होंने उनके लिए, मतलब जो कैफ़े का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कंपटीशन किया और उन्होंने 5-6 लोगों को उनकी टीम में सिलेक्ट किया और इनवाइट किया कि आप आके पिच करो कि आप यहाँ पे क्या करना चाहोगे और आपको कुछ करना है तो उसमें से फॉर्चुनेटली एक हम थे, बिकॉज चाय की स्टोरी थी थोड़ी सी इंडियननेस, तो उन्होंने बुलाया, हमने पिच किया और हम सिलेक्ट हो गए। तो वो प्रोजेक्ट है, कैफ़े नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारा रिसर्च काम कर रहे हैं ऑन ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स, ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स, टेक्निक्स। तो एक तरीके से आप समझोगे कि जो मैंने सिर्फ चाय को लेके किया अपने अर्ली टाइम में, समझने के लिए कि इतनी वैरायटी है, इतने प्रकार की चाय पत्ती होती है, इतने अलग अलग तरीके से पकाई जाती है। So now with the work that we're doing at the cafe space, the project space inside Atmanirbhar Bharat Center for Design, which is the craft center inside the Red Fort, is trying to do regional food from across India gradually. It's a long-term project, so we will keep doing new things every time. Is to be able to showcase traditional techniques, ingredients, and way of how people have the same thing in different parts of the world, or how in the country, and showcasing it to the world, because the Red Fort is in a way an international platform, because tourists हर जगह से आते हैं, so everybody is seeing what is happening there. So yeah, that's what we're doing at Red Fort, which I would like to think is more of what we're going to do as we move forward. ओके सर, एक स्टोर के बाद जब आप एक्सपैंड करते हो टू अ न्यू सिटी, क्या मेन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? Um, मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, बिकॉज मैं अहमदाबाद में रहा रह हूँ, चुके मेरे पास रिश्तेदार, फ्रेंड्स, नेटवर्क था वहाँ पे। बट उसके बावजूद आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट डिस्टेंस विल टेक योर टाइम, कम्यूटिंग विल टेक योर टाइम। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लोग वेकेशन नहीं लेते हैं, तो शुरू में ऐसा लगने लगा कि अगर मैं अहमदाबाद के कैफ़े पर ध्यान दे रहा हूँ तो मैं दिल्ली से वेकेशन ले रहा हूँ तो दिल्ली का पीछे रह जाएगा। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे कि वहाँ पे कैसे हो रहा है, तो टीम्स चाहिए। तो अब टीम्स के साथ में काम नहीं किया है, अब टीम को कैसे ऑनबोर्ड करोगे अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी ट्रेनिंग पे, बिकॉज अभी तक तो मैं खुद कर रहा था। तो अब मुझे लोग चाहिए जिनको समझ में आए और जो औरों को समझा पाएँ, उस स्पिरिट से कर पाएँ। So I feel like if you're a passionate entrepreneur who values what it does and you're not working on a cookie cutter model, as they say, ना कि standardization है, सब recipes industrialized food है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जहाँ पे आप कुछ एक इंस्पायर्ड आइडिया लेके चल रहे हो, तो आपको आई थिंक थोड़ा पहले से लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा चीज़ों में, ताकि वो सिस्टम में ढल जाएं बिफोर यू टेक दैट स्टेप। सो दैट वाज वन मिस्टेक आई फेल्ट लाइक आई डिडंट डू राइट, बिकॉज आई शुड हैव हैड पीपल इन द सिस्टम फ्रॉम बिफोर दैट। आई थिंक entering a new market where you're not already a brand is also a challenge, because you have to educate and you have to spend on it, so you have to have the budgets for it, which we spent, but we hadn't originally forecast ki ye zarurat padegi. So I think getting people to know you, to get them to understand what you're doing, why you're doing, takes time. So it's not just money, it's not just the desire to do something new somewhere else, but it's also planning, projecting, forecasting, and knowing what is going to take, because you really don't know what challenges are going to come your way until you start doing it. So build systems to support your base operation before you move to the next project in a different city for sure. एक शहर में फिर भी मैनेज हो जाता है, लेकिन रेड फोर्ट और हम साकेत कर रहे हैं तो मैनेज हो जाता है, but going to Ahmedabad and constantly sending people from here to there, it's also a cost, and it's also something that takes more effort than we had originally budgeted for. सो सर, अहमदाबाद में भी आप सेम एक्सपीरियंस रिक्रिएट करना चाहते थे जो दिल्ली में जगमग ठेला में है, यू हैड समथिंग न्यू प्लान फॉर अहमदाबाद? It's the same design language. So aesthetically and menu-wise, we are taking a leaf from what we are doing here, but we're also responding to context, meaning that where we are, there is a different thing. So for example, Gujarati people are generally vegetarian. So it's a vegetarian cafe. We don't have non-veg food there. Gujarati eating out culture is very family oriented. Families go out to eat. They eat out a lot, but they go out as groups.
Mhm. So our tables are designed in a different way to meet that requirement. Okay. We have more larger tables. It's less of smaller tables, which is the reverse in here in Mhm. Saket. Uh, the space that we are in, you respond to that now, because you can't build exactly the same thing in a space that looks like. Here we are in Champagali, which is used to be a warehousing neighborhood. Mhm. There we are in a farmhouse area, in a space that is like a farmhouse, where we have a lawn in front and we have Okay. space. So you respond to it differently. So you respond to context, you respond to the change that the place is bringing, and you adjust yourself to fit to that. Mhm. uh, but that's it. That's primarily the change that is there. So you will feel like it's a Jagmag Thela when you walk in there, if you've been to this one. But you will also see that it feels different somehow. You may not be able to tell exactly how, but it might feel Okay. different. आपने कभी सोचा टू फ्रेंचाइज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ जगमग ठेला? I think I've lost my last 3-4 years thinking about it. Okay. Because lots of well wishers and friends Yeah. from the industry, and I don't necessarily mean from the food industry, but from the investing and the finance Mhm. industry, saw the potential of what we could do. They saw the tenacity with which I did things, because we Mhm. survived COVID and we did really well. We did really well before that without being from the industry. We had a relationship with our customers that very big brands will envy to have. Mhm. So people saw that what we were doing is valuable, and I think a Mhm. lot of people came to me saying कि आप growth करो, आप franchise करो, आप multiply करो, आप investor लो, आप ये करो, वो करो. And ये सब अट्रैक्टिव लगता है ना, बिकॉज आपका मन तो चाहता है कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ कर लें, कुछ बड़ा हो जाएगा, इतने करोड़ की कंपनी हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा. So I found myself saying no to that every time I would go into a discussion. So I've gone into investor meetings, I've Mhm. gone with plan, proposal, discuss ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा. लोगों ने पैसा ऑफर किया, और जब वो पैसा लेने की बात आई तो मैं मना करके लौट आया. मुझे समझ में नहीं आया क्यों किया. पर अब आता है. Up now I'm able to look back at it with the decisions I've taken, saying that yeah, okay, I want to do things not in this cookie cutter fashion, because anything that you do when you take somebody else's money, that is driven by, not by demand, not by passion, but by an artificial sense of scale, by capitalism, then that word that I hated, that my father taught me, compromise and practicality, would kick in. एंड द मोमेंट आई वुड से अच्छा मुझे Yeah. इसको करने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब बिना सोचे दिमाग से नेचुरली ना निकल जाता था. तो सो वीव हैड दीज इंक्वायरीज, वीव हैड दीज थिंग्स, एंड वीव हैड टू टर्न देम डाउन ऑल दिस वाइल, विच इज़ वाई सो स्लो. And now that I have a better grounding and a better orientation on what we're going to do now, we will work with people, but we'll collaborate with people. We will not take the Okay. traditional forms of collaborations, but we'll definitely work with more people. It cannot be alone. ओके. सर आप कोई भी ऐसा इंसान जो F&B इंडस्ट्री से नहीं है, वो सोचता है आगे जाके अपना बेकरी या कैफ़े खोलने का, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? आप क्या एडवाइस दोगे उनको? देखो, थोड़ा क्रूड है, पर ज़्यादातर ऐसे अब ऐसा होता है कुछ सालों से कि हर 15-20 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, जान पहचान वाला ले आएगा कि अरे ये लड़का है, इसको या लड़की है, इसको कैफ़े खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, आप गाइड करो. तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? एंड दैट इज़ नॉट टू डू विथ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बीइंग बैड. या. But a lot of people don't realize that it's going to take a lot more blood, sweat, and tears than you think it's going to take. And typically, in a moderate level of success, you will only make. So, first, the rate of failure is high. 90% restaurant businesses fail within the first year. So, you will put in money, you will put energy, and if you don't get it right, or just because of circumstance, location, competition, whatever, you will fail. So, it's one of the highest failure rates in the industry. Second is that even if you survive, the odds of you making the amount of money that you could make by having a regular job, if you are a पढ़ा लिखा समझदार इंसान, are unlikely. आप कम ही पैसे बनाओगे कई साल तक. तो you have to be okay with that less money, otherwise why would you do it? So अगर आपको बहुत ज़्यादा पैशन है तो आप स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो कि मेरी माँ कहती है कि 1000 दिन, 3 साल लगते हैं किसी भी चीज़ को सेट होने में. मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि 5 साल. तो अगर आप 5 साल स्ट्रगल करने को तैयार हो और 5 साल तक पैसे कमाए बिना
या बहुत थोड़े पैसे कमा के आप जी सकते हो और आपके पास बार बार बिजनेस में इन्वेस्ट करने की हिम्मत है, उसको संभालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो True. करो. पर कैजुअली हॉबी शौक से करना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ रियली वेल्दी पेरेंट्स Yeah. or you have a sugar daddy who's funding your project. There's no other way of doing it. True. I agree with that. Sir, how do you see the cafe and especially the beverage industry in India evolving? आज के टाइम पे there are so many brands doing teas, right? There's Chai Point, Chayos, and many more. Sure. Like, what do you feel about the whole concept? Like, you could easily expand to those multiple Those store kind of businesses, spaces, yes. right? You didn't choose to, and Sure. we know the reason. But how do you see the beverage industry evolving? So, beverage consumption is going to go up. And it's a bit hard to tell, to be honest, in terms of the larger long term what is going to happen, because people are moving towards health. And in all fairness to what it really means to consume something healthy, is that industrialized food is never going to give you healthy food. It is going to give you less bad food. They Yeah. are going to try to make their products as healthy as possible, but it's never really going to be healthy. It's going to be a better version of bad food. Hmm. A packaged beverage. So one is hoping that there is evolution in techniques in industrial processes, that we can have a genuinely healthy product, a genuinely local flavorful product that responds to seasonality, that does all those things, that we're able to package and sell. But there is going to be that challenge where what are you serving, what are people wanting to drink, Hmm. because we are seeing this impact on ordering by customers, and people are getting more aware of कि अच्छा palm oil का नहीं खाना है मुझे. Yeah. ये कॉमन हो गया है ना कि बिल्कुल. अब अभी एक सेगमेंट में होगा तो वो धीरे धीरे फिल्टर आउट करेगा. Especially because of the reel culture, so Real much culture, info is exactly. available now. So information is now Yeah. more available, and young people more than other people are making more informed choices. Hmm. तो उनके डिसीजंस कैसे इवॉल्व होते हैं, बिकॉज फिकल है. रील्स मैनिपुलेट करना बहुत आसान है. Yeah. तो वो कौन जीतेगा और क्या निकल के आएगा अगले 5-10 साल में नहीं पता है, बट इमिडिएटली विल बी मोर और लेस व्हाट्स गोइंग ऑन. मोर पैकेज फूड, मोर बॉटल ड्रिंक्स, more sugar, more artificial flavor will continue, while there'll be a set of people like us who are trying to do things differently, trying to retain the goodness of the food, the way it's made, making sure that you are generating employment instead of doing industrialized kind of food. So it'll be interesting to see what happens. But if you ask me to forecast, no, I can only tell you that Yeah. this is a scenario where we are. What are your future plans with Jagmug Thela? I think a lot of what we are talking about internally at Jagmug is to do with what we're doing at Red Fort, saying that really feels it is not something that we had planned, because we were a bit lost in what we were doing. But now that we are on this journey with the project with the ministry, with IGNCA, which is the nodal agency, a lot of the ideas are pivoting towards that, saying that, this rings true, this feels right, this is what we actually want to be doing. Because bringing traditional back and respecting the regionality and the variety in ways things are made needs to become mainstream, needs to become part of popular culture. It cannot be like that. We did that with chai. We'd like to do it with more with food and other beverages now. So, sir, there is a new segment which we are introducing. I saw it one of the podcasts and I thought it would be really interesting. So, हम अपने current guest से कोई भी question you can ask to our future guest without knowing कौन है, लड़की है, लड़का है, इस इंडस्ट्री से है, नहीं है. कोई भी question जो आपको लगता है कि आप पूछना चाहोगे to anyone. Okay. My question to your next guest is that if you were not in the F&B industry and doing what you were doing, what else would you have done with your life? What is the alternate career you would have been? And now that you're answering this question, you're thinking about it, do you regret it, or are you happy about the choices you made? Okay. Yeah. All right. Thank you so much, sir, for coming here. And I actually enjoyed this conversation a lot. It was not any ordinary, journey. So, like, I couldn't even imagine कि जगमग ठेला के जो founder हैं वो traveler भी थे. He was a graphic designer also. But it was so much, so much information, valid information. And I learned a lot from this conversation. I'm sure बाकी लोगों ने बहुत सीखा होगा. And I wish you all the best for Jagmug Thela, and I hope to see you guys at many more places. No, thank you very much for having me over, because I think in these conversations, especially as casual and as relaxed that this is, not so structured before, there's a lot of
learning happens, and a lot of learning is happening from the kind of questions you're asking me. Because when you learn, I have to now think from a perspective I haven't Yeah. thought before, and I'm really grateful for that. Thank you. Thank you for having me.